मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया खत्म होने से पहले तुम्हारे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस रखे जाएं, तो तुम क्या चुनोगे? पहला, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसके साथ अनलिमिटेड मैगजीन हो। तीसरा, हेयर जेल की एक बोतल जिसे लगाते ही तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान लगने लगो। मुझे पहले से पता था कि ठीक 3 घंटे बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है। इंसानों के जीने की कंडीशंस लगातार खराब होती जाएंगी, ज़ॉम्बी वायरस भी जल्द ही फैलने वाला है और दुनिया का पूरा ऑर्डर और रूल्स धीरे धीरे टूटने लगेंगे। अपोकलिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा फूड शॉर्टेज होती है, इसलिए मैंने बिना एक पल गंवाए पहला ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन सक्सेसफुल। होस्ट को अनलिमिटेड फूड एबिलिटी मिल चुकी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मन ही मन कहा, मुझे थोड़ा आइस वाली एक कोक चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अगले ही पल एक बर्फ जैसी ठंडी कोक मेरे हाथ में आ गई। मैं एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाया। ये सच में काम कर रहा है। कमाल हो गया, अपोकलिप्स आने ही वाला है। अब सर्वाइवल के रूल्स भी बदलने वाले हैं। वो मुश्किल जिंदगी अब मुझे नहीं जीनी पड़ेगी। अब जीने का तरीका बदलने का समय आ गया है। आज से मैं बीफ नहीं खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 बीफ स्क्यूअर्स दे दो। मैं आराम से बीफ स्क्यूअर्स खा ही रहा था कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया है। अब कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। तुम सिर्फ 3,000 रुपए महीने की सैलरी वाले एक वर्कर हो और मैं अब पोस्ट ग्रेजुएट बन चुकी हूँ। मेरा फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा क्रूअल हो रही हूँ। पिछले कुछ सालों तक मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च तुमने उठाया, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं। अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। आगे से मुझसे कांटेक्ट मत करना। यहीं सब खत्म करते हैं। उस ठंडे मैसेज को देखकर एक पल के लिए मेरे दिल में दर्द हुआ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ हल्का लगने लगा। मैं बस ठंडी सी स्माइल के साथ बोला, लिन वैन्यू, तुम्हें एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। तभी फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई दी। होस्ट की सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर दिन रात 12 बजे डेली साइन इन रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड ऑप्शंस में वेपन्स, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, मटेरियल्स, फिजिकल एनहांसमेंट और कई दूसरी चीजें शामिल होंगी। होस्ट हर दिन इनमें से किसी एक रिवॉर्ड को चुन सकता है। उस पल मैं पहली बार अपोकलिप्स का इंतजार करने लगा। पुरानी दुनिया में मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान था, लेकिन आने वाले अपोकलिप्स में मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दूंगा। ये सोचकर मैं खुशी खुशी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और रेंटल रूम की तरफ लौट गया। लिफ्ट का इंतजार करते समय पीछे से एक तिरस्कार भरी आवाज आई, ए वर्कर, जरा मुझसे दूर खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बैंक यूनिफॉर्म पहने हुई सूहे थी। वो अपनी नाक ढककर घिन भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। सूहे मेरी पड़ोसन थी। मैं 501 में रहता था और वो अपने नए पति वांग क्वांग के साथ 502 में रहती थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। शादी वाले दिन मैंने उसे दूर से व्हाइट वेडिंग ड्रेस में देखा था। सच कहूं तो उसे देखकर मैं भी कुछ पल के लिए दंग रह गया था। उसकी ब्यूटी और फिगर आराम से 90 पॉइंट्स की थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो उसके सामने कहीं भी नहीं टिकती थी। वो ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसे देखकर आदमी मजाक में रोमांस ऑफ द 3 किंगडम खोलकर काओ काओ वाले चैप्टर ढूंढने लगे। उसे देखते ही मेरे होंठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। सुहे ने भौहें सिकोड़ ली। वो चिढ़कर बोली, एक बार और घूराना तो आंखें निकाल दूंगी। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वैसे ही थक गई हूँ, ऊपर से तुम्हारे जैसे लोअर क्लास इंसान की बदबू भी झेलनी पड़ रही है। सच में बदकिस्मती है। उसका पति वांग छांग एक कंपनी एग्जीक्यूटिव था। दोनों खुद को सोसाइटी का एलीट समझते थे और दिल से मेरे जैसे मेहनत मजदूरी करने वालों को नीचा समझते थे। तभी लिफ्ट आ गई। मैं अंदर चला गया। सुहे ने साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, अगर रात को भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। दरवाजा बंद होते ही सुहे का पूरा शरीर कांप गया। अगले ही पल वो गुस्से से फट पड़ी। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सिर्फ खाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगी? पागल हो गए हो क्या? घर पहुंचते ही मैंने वार्डरोब खोल दी। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकैलिप्स आने वाला था। सबसे पहले मुझे डाउन जैकेट, ब्लैंकेट और बाकी गर्म कपड़े निकालने थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से सूही चिल्ला रही थी, ए वर्कर, अभी बाहर निकल। जो अभी कहा था उसका मतलब साफ साफ बता। अंदर छिपकर मत बैठ। मुझे पता है तुम घर पर ही हो। इतने में उसका पति वांग क्वांग भी बाहर निकल आया। उसने पूछा, शाओ, हे, क्या हुआ? तुम उस वर्कर के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? सूहे गुस्से में बोली, सुनो, इस वर्कर ने अभी मुझे छेड़ा है। मैं इसे इस बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगी। वांग छांग भी गुस्से में बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत? चाओ हे, चिंता मत करो, मैं अभी इसे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मेरी बर्फ जैसी ठंडी नजरें देख ली। उसका सारा रौब उसी पल आधा रह गया। दिखने में वो दुबला पतला था, जबकि मैं सालों से फिजिकल वर्क करता आया था। मेरा शरीर उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर सच में फाइट होती तो रिजल्ट पहले से तय था। वांग छांग ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वो मुस्कुराकर बोला, अरे काम से लौट आए, पूरा दिन काम किया होगा, जल्दी आराम कर लो। सू हे हैरान रह गई, भाग क्यों रहे हो? अभी इसका रवैया नहीं देखा? क्या तुम इससे डर गए? वांग छांग तुरंत बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं डर नहीं रहा। हम सोसाइटी के एलीट फैमिली हैं, हमारी लाइफ खुशहाल है। इसके जैसे लोअर क्लास लोग तो बस हमसे जलते हैं। याद रखना, हैप्पी पीपल शुड स्टेप बैक प्रिंसिपल। जब हम खुशहाल हैं तो ऐसे लोगों के सामने एक कदम पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। मैंने अपनी जरूरत का सारा बैकअप सामान निकाल लिया, फिर दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी और चुपचाप अपोकलिप्स के आने का इंतजार करने लगा। रात होते होते गर्मी से भरी हवा में अचानक ठंडी लहर घुल गई। धीरे धीरे आसमान से रुई जैसी बर्फ गिरने लगी।
लगी। फिर देखते ही देखते स्नोफॉल पागलों की तरह बरसने लगी। सिर्फ आधे घंटे में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और लगातार नीचे गिरता ही जा रहा था। उसी समय मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। रात के 12 बज चुके थे। टुडेज ऑन साइन एंड रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, स्पेशल मटेरियल से बने 10,000 थर्मल सूट्स जो -100 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेल सकते हैं। दूसरा, यूनिवर्सल वायरलेस बैटरी पैक जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। तीसरा, 10,000 टेराबाइट कैपेसिटी वाला USB ड्राइव जिसमें दुनिया की सारी मूवीज, टीवी शोज और तुम्हारी मनचाही कंटेंट मौजूद है। चौथा, जांग रीजन का ऐसा हामी मेलन जिसे खाने से डायबिटीज हो जाती है। मैंने कुछ देर सोचा और पहला ऑप्शन चुन लिया। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था। इस समय सबसे जरूरी चीज वार्म क्लोथ्स ही थे। फिर मैं खुद ही हंस पड़ा। वैसे क्या सिस्टम मजाक कर रहा है? लगातार 2 दिन से आखिर ये ऑप्शन इतना अजीब क्यों होता है? सिलेक्शन करते ही मेरे हाथ में एक ब्लैक थर्मल सूट आ गया। उसका फैब्रिक बहुत अलग था। उसमें कॉटन जैसी कंफर्ट भी थी और कश्मीरी जैसी सॉफ्टनेस भी। उसे पहनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये सूट सिर्फ ठंड से बचाता ही नहीं था बल्कि खुद हीट भी जनरेट करता था। यहाँ तक कि चेहरा, हाथ और पैर भी बिल्कुल ठंडे नहीं लग रहे थे। पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बाहर स्प्रिंग सीजन चल रहा। अब फूड और वार्मथ दोनों प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी। मैं आराम से विंडो के पास बैठ गया। बाहर गिरती बर्फ पूरे शहर को चांदी जैसी सफेद चादर में बदल चुकी थी। अचानक नीचे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत विंडो के पास गया, लेकिन जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। एक युवक के चेहरे पर गहरी दरार पड़ चुकी थी। उसके शरीर की जितनी भी स्किन बाहर दिखाई दे रही थी, सब पर वैसी ही दरारें फैल चुकी थीं। आसपास के लोग घबराकर भागने लगे। लेकिन आधे मिनट से भी कम समय में वो युवक आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं था। बहुत जल्द और भी लोगों के शरीर पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी। पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अराजकता में डूब गया। मैंने ध्यान से उन लोगों को देखा जिनके शरीर पर दरारें निकली थीं। अभी कुछ देर पहले वो सभी बाहर स्नो में खेल रहे थे। क्या इस स्नो में जहर है? स्नो को छूने के 5 मिनट के अंदर शरीर पर दरारें निकल आती थी और आधे मिनट में मौत हो जाती थी। बस एक बात अभी साफ नहीं थी, क्या स्नो का ये पॉइजन दूसरों में भी फैल सकता है? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, ये डिजास्टर सच में खतरनाक है। इतनी ही देर में नीचे 10 से ज्यादा लोग मर चुके थे। मैंने तुरंत फोन निकाला। पॉइजन स्नो जैसे कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंडिंग सर्च बन चुके थे। रेजिडेंशियल ग्रुप चैट भी पूरी तरह बिखर चुका था। कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो। इस दुनिया को आखिर हुआ क्या है? कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे। बाहर की डिजास्टर बस थोड़े समय की है, हमें जरूर बचा लिया जाएगा। वहीं कुछ लोग हकीकत समझ चुके थे। किसके पास मिनरल वाटर और फूड है, मैं जितनी कीमत मांगो दूंगा। समझदार लोग महसूस कर चुके थे कि ये कोई ऐसी डिजास्टर नहीं थी जो आसानी से खत्म हो जाए। स्नोफॉल को सिर्फ 1 घंटा हुआ था, लेकिन स्नो की मोटाई आधे मीटर तक पहुंच चुकी थी और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मैंने एक बार फिर डोर्स और विंडोज चेक किए, ये पक्का करने के बाद कि अंदर स्नो नहीं आ सकती। मैं निश्चिंत होकर सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे मेरी आंख खुली। मैं विंडो के पास गया और बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गया। कल जिन लोगों को मैंने देखा था वो अब पूरी तरह स्नो के नीचे दब चुके थे। स्नो की ऊंचाई पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। बस एक ही राहत की बात थी, फिलहाल स्नोफॉल रुक चुकी थी। लेकिन अगली बार कब शुरू होगी कोई नहीं जानता था। मैंने रूम की फैसिलिटीज चेक की। जैसा मैंने पहले ही सोचा था, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई तीनों पूरी तरह बंद हो चुके थे। सिर्फ ये एक्सट्रीम कोल्ड ही काफी डरावनी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में लोग सिर्फ अपने डाउन जैकेट के सहारे किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन कितने लोग इतनी ठंड सह पाएंगे? शायद आज ही काफी लोग ठंड से मर जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। मैं आराम से घर के अंदर हॉट पॉट खा रहा था, साथ में गर्म चाय पीते हुए रेजिडेंशियल ग्रुप के मैसेजेस भी देख रहा था। पूरी रात की तकलीफ झेलने के बाद ग्रुप पहले से काफी शांत हो चुका था। पता नहीं लोग स्नो पॉइजन का शिकार हो गए थे या किसी और वजह से अब वहां सिर्फ इक्का दुक्का हेल्प मैसेजेस ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें रिप्लाई करने वाला कोई नहीं था। पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। रात के ठीक 12 बजे फिर से डेली साइन इन का समय आ गया। टुडेज साइन इन रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसके साथ अनलिमिटेड मैगजीन। दूसरा, स्ट्रेंथ लेवल में 5 लेवल्स का अपग्रेड। तीसरा, अपोकलिप्स स्लेड जो बर्फ पर बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सकती है। चौथा, ऐसी कार्बोनेटेड ड्रिंक की एक कैन जिसे पीते ही इंसान को लगातार हिचकियां आती रहे। चौथा ऑप्शन आज भी उतना ही अजीब था। सच कहूं तो मेरा मन गोल्डन डेजर्ट ईगल लेने का था, लेकिन आखिर में मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। इस बार के रिवॉर्ड्स देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, लगता है रिवॉर्ड्स दोबारा भी आ सकते हैं, तो फिर जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। अगली बार डेजर्ट ईगल फिर दिखाई देगी, तब उसे चुन लूंगा। हाँ, ये स्ट्रेंथ अपग्रेड वाला रिवॉर्ड काफी साईफाई जैसा लग रहा था। सिलेक्शन सक्सेसफुल। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक
एक जबरदस्त ताकत दौड़ गई। मैंने सामने रखी सॉलिड वुड डाइनिंग टेबल पर जोर से मुक्का मारा। धड़ाम, टेबल का कोना उसी पल चकनाचूर हो गया। मैं बेहद संतुष्ट था। स्ट्रेंथ बढ़ने का असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ा था। इतनी जोर से मुक्का मारने के बाद भी मेरे हाथ में जरा भी दर्द नहीं हुआ। इसके बाद और 3 दिन बीत गए, मैं अब भी घर से बाहर नहीं निकला। बाहर कभी स्नोफॉल होती तो कभी रुक जाती। स्नो इतनी बढ़ चुकी थी कि लगभग मेरी विंडो तक पहुंच गई थी। आखिरकार जिस रिवॉर्ड का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था वो फिर से सामने आ गया, गोल्डन डेजर्ट ईगल। इतना ही नहीं, इस बार उसके साथ नेवर मिस टैलेंट स्किल भी मिला था। तीसरे साइन इन रिवॉर्ड में मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस चुना। उसका आकार लोटस फ्लावर जैसा था, सिर्फ हथेली जितना छोटा, और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसे न चार्जिंग की जरूरत थी न फ्यूल की। उसके अंदर पहले से ही भरपूर एनर्जी मौजूद थी। इस फर्नेस का इफेक्ट ये था कि उसे रूम में रखने पर उसके आसपास 3 मीटर के एरिया का टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस बना रहता था। बस उसकी एक कमी थी, वो दीवार के आर पार काम नहीं करता था। लेकिन मेरे पास तो पूरे 10,000 फर्नेस थे। घर के अलग अलग हिस्सों में कुछ रख दूं तो पूरा घर गर्म हो जाएगा। मैं थोड़ा बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ये चीज क्या मेरी थर्मल सूट को बेकार नहीं बना रही? खैर, अब कम से कम घर में आराम से नहा तो सकूंगा। पहले दिन मिले अनलिमिटेड फूड रिवॉर्ड में हॉट वाटर भी शामिल था। उस समय मेरे फोन में अभी थोड़ी बैटरी बची हुई थी। मैंने देखा रेजिडेंशियल ग्रुप में कुछ लोग बेसमेंट पार्किंग में जाकर रिसोर्सेज एक्सचेंज करने की बात कर रहे थे। मुझे लगा ये फैसला काफी समझदारी भरा था। बेसमेंट पार्किंग भले ही बाहर से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके सारे एंट्री और एग्जिट स्नो से पूरी तरह बंद हो चुके थे। हर बिल्डिंग से लोग सेफ्टी पैसेज के जरिए नीचे पहुंच सकते थे। इतने दिनों से घर में अकेले खाना पीना भी अब बोरिंग लगने लगा था, इसलिए मैंने भी नीचे जाकर देखने का फैसला किया। बेसमेंट पार्किंग पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। मैंने एक नजर में अंदाजा लगाया, पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स थी और कुल मिलाकर लगभग 3,700 रेजिडेंट्स रहते थे। लेकिन पार्किंग में सिर्फ 600 के आसपास लोग ही मौजूद थे। मतलब सिर्फ 5 दिनों में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बहुत से लोग गायब हो चुके थे। फिर मैंने सोचा असल वजह सिर्फ स्नो नहीं थी। स्नोफॉल आधी रात के बाद शुरू हुई थी। ज्यादातर लोग उसके सीधे कांटेक्ट में नहीं आए थे। शायद कई फैमिलीज के पास अभी भी फूड स्टॉक बचा हुआ था, इसलिए उन्हें अभी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं। फोन के बदले मिनरल वाटर, सिगरेट्स के बदले इंस्टेंट नूडल्स, चिकन लेग के बदले फीवर मेडिसिन। ज्यादातर लोग फूड और वाटर एक्सचेंज कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने बीमार फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिसिन ढूंढ रहे थे। टेम्परेचर अचानक गिरने की वजह से बहुत से लोगों को कोल्ड हो गया था। हालांकि मिनरल वाटर की बॉटल्स लगभग जम चुकी थीं, लेकिन उन्हें थोड़ा पिघलाकर अब भी पिया जा सकता था। तभी मेरी नजर वांग क्वांग और सूहे पर पड़ी। उनके सामने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी रखी हुई थी, लगता था जिंदा रहने के लिए। सूहे अपना वेडिंग ज्वेलरी तक बेचने को तैयार हो गई थी। लेकिन अपोकैलिप्स शुरू हुए कई दिन बीत चुके थे। अब हर कोई समझ चुका था कि गोल्ड और ज्वेलरी की कोई वैल्यू नहीं बची। पुरानी दुनिया में बिना पैसे एक कदम चलना मुश्किल था, लेकिन अब पैसा हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूही ने ऊपर देखा तो मैं मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसी पल उसे लिफ्ट वाली मेरी बात याद आ गई। अगर भूख लगे तो रात को मेरे पास आ जाना। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या इसे पहले से पता था कि इतनी स्नोफॉल होने वाली है? मैं उनके पास नहीं गया, बस आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसकी ब्यूटी और फिगर सूही से जरा भी कम नहीं थी। मेरी आंखें चमक उठी। वो अकेली एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके सामने लग्जरी ब्रांड बैग्स, कॉस्मेटिक्स और दूसरे महंगे आइटम्स रखे थे, लेकिन सूहे की तरह उन्हें खरीदने वाला भी कोई नहीं था। मैं लोगों की बातें सुनते हुए यूजफुल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर में मैंने 3 अहम बातें समझ ली। पहली बात, स्नो पॉइजन सिर्फ स्किन कांटेक्ट से फैलता है। ये एयरबोर्न नहीं है। ये एक अच्छी खबर थी, वरना कोई भी विंडो या डोर खोलने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी बात, कुछ लोग भूख से मजबूर होकर बाहर निकल चुके थे। उन्होंने पाया कि अगर स्किन सीधे स्नो को टच न करे तो कम स्नो वाले एरिया में चला जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्नो की गहराई। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की रोड्स पर स्नो 3 मीटर से भी ज्यादा जमा हो चुकी थी। कोई भी इंसान चलकर बाहर नहीं जा सकता था। कुछ लोग घर के टूल से व्हीकल्स मॉडिफाई करने की बातें भी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कार से बाहर निकला जा सके, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगा। इतनी गहरी स्नो में एक्सकेवेटर तक फंस जाए तो कार क्या करेगी? इससे सिर्फ एक बात साफ होती थी, लोगों के रिसोर्सेज अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। तीसरी खबर मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई। स्नो पॉइजन से मरने वाले हर इंसान की प्यूपिल्स पूरी तरह ग्रे व्हाइट हो चुकी थीं और उनकी बॉडीज बेहद अजीब और टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा में जम गई थी। उन्हें देखकर रीढ़ तक सिहर जाती थी। मेरे मन में अचानक ख्याल आया, कहीं ये सब आगे चलकर ज़ॉम्बीज तो नहीं बन जाएंगे? जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही यकीन बढ़ता गया। अगर कभी वेदर गर्म हुआ और ये बॉडीज पिघल गईं, तो शायद ये फिर से जिंदा हो जाए। लगता है आगे से जब भी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला रिवॉर्ड मिले उसे बिना सोचे चुन लेना चाहिए। जितना मैं ताकतवर बनूंगा उतनी ही सर्वाइवल की उम्मीद बढ़ेगी। तभी एक आदमी धीरे से मेरे पास आया। उसका नाम लियू जिए था। वो धीमी आवाज में बोला, हैंडसम, ये सारे बैग्स बहुत महंगे लग्जरी ब्रांड्स के हैं, क्या इनके बदले थोड़ा फूड मिल सकता है? मैंने सिर हिलाया। इन चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल हो तो दिखाओ। लियू जिए का चेहरा एकदम उतर गया। वो भी जानता था कि इस समय लग्जरी ब्रांड बैग्स की कीमत रद्दी से ज्यादा नहीं थी। हर इंसान ठंड से
कांप रहा था। सब भूखे थे। ऐसे समय में किसे सजने संवरने की पड़ी थी। लियू जे अकेला रहता था, उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था। ऐसी बेरहम दुनिया में शायद उसके पास सबसे कीमती चीज अब सिर्फ वो खुद ही बचा था, लेकिन वो अभी उस आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, तो ये चलेगा? उसने झिझकते हुए जेब से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला। मैंने बैग हाथ में लिया। वजन काफी था। खोलकर देखा तो अंदर अलग अलग मॉडल्स के पावर बैंक्स बिल्कुल करीने से रखे हुए थे। मैं मन ही मन हंसा। मुंह से तो मुझे हैंडसम कह रहा है, लेकिन दिल में मुझे चलता फिरता चार्जिंग स्टेशन समझ रहा होगा। लियो जी तुरंत बोला, सब फुल चार्ज है, अभी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने प्लास्टिक बैग वापस उसकी तरफ फेंक दिया। इसे वापस ले जाओ। असल में मैं उसे सीधे मना करने वाला था, लेकिन मैंने लंबा खेल खेलने का फैसला किया। मैंने जेब से एक ब्रेड निकाली और उसके सामने हिलाते हुए कहा, अगर खाना चाहिए तो मेरे घर आ जाना, हम दोनों एडल्ट हैं। मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। इतना कहकर मैंने उसे एक मीनिंगफुल लुक दिया और मुड़कर वहां से चला गया। लियू जे ने होंठ भींच लिए। उसके मन में जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। अगर ये पहले वाली दुनिया होती तो मैं ऐसे आदमी की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन आज मुझे खुद उसके पास जाना पड़ रहा है। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि फूड उसी के पास था। मैं फिर से अपना अगला टारगेट ढूंढने लगा। सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक बिल्डिंग 7 के सेफ्टी पैसेज से 3 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बड़े बड़े किचन नाइव्स थे। आगे चल रहा आदमी ब्रदर लॉन्ग था। उसके चेहरे पर ऐसा रौब था कि पहली नजर में ही समझ आ जाए ये आसान आदमी नहीं है। उसने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स चलो शुरू हो जाओ। वो सबसे पहले पास के एक स्टॉल की तरफ दौड़ा। स्टॉल लगाने वाली लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उसके सामने सिर्फ एक कैन एल्डरली मिल्क पाउडर रखा था। ब्रदर लॉन्ग ने वो कैन झपट कर उठा लिया। बुजुर्ग महिला घबराकर चिल्लाई, वापस करो, वो मेरा है। उसने ब्रदर लॉन्ग का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसी मिल्क पाउडर के बदले उसे फूड मिलने की उम्मीद थी। ब्रदर लॉन्ग की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। उसने बिना झिझक किचन नाइफ उठाया और सीधा नीचे वार कर दिया। बुजुर्ग महिला बिना आवाज किए वहीं गिर पड़ी। उसी पल भीड़ में किसी ने चीख मार दी, किसी ने हत्या कर दी। एक ही पल में पूरी बेसमेंट पार्किंग में भगदड़ मच गई। हर इंसान जान बचाकर भागने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। पहले ही साइन इन में मैं फिजिकल एनहांसमेंट चुन चुका था। ये तीनों आदमी मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन मुझे दूसरों के मामलों में पड़ने का कोई शौक नहीं था। मैं बस भागती हुई भीड़ के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इतने दिनों बाद आखिरकार दुनिया का ऑर्डर टूटना शुरू हो चुका था। सर्वाइवल के सामने गुडनेस और ह्यूमैनिटी दोनों की कोई कीमत नहीं बचती। आज असली केओस की शुरुआत थी। ब्रदर लॉन्ग फिर दहाड़ा, क्या देख रहे हो, लूटते रहो। उसकी बात सुनकर उसके दोनों साथी भी हिम्मत जुटाकर नाइव्स लहराते हुए चारों तरफ लूटपाट करने लगे। उधर लियू जे भी जान बचाकर पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा। घबराहट में वो जमीन पर गिरे अपने लग्जरी ब्रांड बैग्स तक उठाना भूल गया। उसे ये भी पता नहीं चला कि भागते समय उसका आईडी कार्ड भी वहीं गिर गया था। वांग क्वांग ने सूहे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, लेकिन आराम की जिंदगी जीने वाले ये दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। भीड़ के धक्कों से दोनों जमीन पर गिर पड़े। सूहे डर के मारे इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वांग क्वांग घबराकर बोला, जल्दी उठो। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी कई दिनों की भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें ताकत ही नहीं बची थी। तभी उसने देखा कि ब्रदर लॉन्ग हाथ में नाइफ लेकर उनकी तरफ दौड़ रहा है। वांग छंग घबराकर चिल्लाया, पत्नी तुम यहीं रुको, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर उसने सूहे का हाथ छोड़ दिया और बिना एक बार पीछे देखे भाग गया। सूहे वहीं जड़ होकर रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नया नवेला पति मुसीबत आते ही उसे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। जैसे जैसे ब्रदर लॉन्ग उसके करीब आता गया, सूहे डर के मारे रोने लगी। मैं सीधे उसके पास गया और एक हाथ से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। आखिर ये मेरा टारगेट थी, इसे मैं ऐसे कैसे मरने देता। मेरे हाथ की मजबूत पकड़ महसूस करते ही सूही ने ऊपर देखा। जब उसने पाया कि मैं हूँ तो उसके दिल में अजीब सी हलचल उठी। उधर ब्रदर लॉन्ग और उसके साथी अब भी पागलों की तरह हमला कर रहे थे। जब तक पार्किंग में मौजूद सारे लोग भाग नहीं गए तब तक उन्होंने हमला बंद नहीं किया। इसके बाद दोनों छोटे गुंडे चारों तरफ घूमकर सामान लूटने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने काफी फूड इकट्ठा कर लिया। उनकी प्लान बहुत सीधी थी, अचानक नीचे आओ, नाइफ दिखाकर सबको डरा दो। लोग जान बचाने के लिए भागेंगे तो अपने स्टॉल का सामान समेटने का मौका ही नहीं मिलेगा और जो कुछ भी बच जाएगा सब उनका हो जाएगा। यही अपोकैलिप्स की ह्यूमैनिटी थी। हर इंसान घायल होने से डरता था, इसलिए कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिर्फ 3 लोगों ने सैकड़ों लोगों को डराकर भगा दिया। ब्रदर लॉन्ग ने हिसाब लगाया, आज लूटा हुआ फूड कुछ दिनों तक तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज के बाद शायद कोई भी नीचे एक्सचेंज करने नहीं आएगा। अगर आगे फूड चाहिए होगा तो लोगों के घरों के डोर्स तोड़ने पड़ेंगे। तभी उसका एक साथी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक आईडी कार्ड था। बॉस, एक बढ़िया चीज मिली है। ब्रदर लॉन्ग ने कार्ड लेकर देखा, फिर मुस्कुराया, ओ ये तो किसी खूबसूरत औरत का आईडी कार्ड है। आईडी फोटो कभी झूठ नहीं बोलती। इसका नाम लियू जे है। कमाल की ब्यूटी है, बस अफसोस पता नहीं किस बिल्डिंग और किस फ्लैट में रहती है। एक छोटा गुंडा हंसते हुए बोला, बॉस अगर ये मिल गई तो मुझे भी थोड़ा मौका मिलेगा ना। ब्रदर लॉन्ग हंस पड़ा, चिंता मत कर, मैं अपने ब्रदर्स के साथ कभी कंजूसी नहीं करता, लेकिन अभी नहीं, पहले ये फूड वापस ले चलते हैं। मैं सूहे को साथ लेकर
वापस आया। सबसे पहले सेफ्टी पासेज का डोर अच्छी तरह ब्लॉक किया। फिर हम बिल्डिंग 5 की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। अपने फ्लैट के सामने पहुंचते ही सूहे जैसे होश में आए। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ा दिया और सीधे अपने घर के डोर पर जाकर जोर जोर से पीटने लगी। वांग क्वांग, डोर खोलो, क्या तुम सच में मर्द हो? मुसीबत आते ही अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। ऊपर से डोर भी बंद कर लिया। उसकी आवाज रोते रोते बैठ चुकी थी। वो लगभग पागल हो चुकी थी। मैं मुस्कुराया, अपने फ्लैट का डोर खोला और डोर फ्रेम से टिककर पूरा तमाशा देखने लगा। उधर वांग क्वांग अंदर कांपता हुआ छिपा बैठा था। बाहर की आवाज में सुनकर उसने डरते डरते पीफोल से झांका। जब उसने देखा कि बाहर सिर्फ मैं और सूहे हैं, तब जाकर उसकी हिम्मत लौटी। उसने धीरे से डोर खोला। शाओहे, तुम ठीक हो? जल्दी अंदर आ जाओ, कहीं वो लोग फिर वापस ना आ जाएं। सूहे गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, वांग चांग, तुम किस बात के मर्द हो? शादी के समय क्या क्या वादे किए थे और जरा सी मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर भाग गए। मैं सच में अंधी थी जो तुमसे शादी कर ली। मुझे पास खड़ा देखकर वांग क्वांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो जल्दी जल्दी बोला, शाओहे, मेरी बात सुनो, मैं डरा नहीं था। मैं हेल्प बुलाने गया था, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस आया। सोचा कोई टूल लेकर तुम्हें बचाने जाऊं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सूहे ने तुरंत पूछा, अगर ऐसा था तो डोर क्यों बंद कर लिया था? वांग क्वांग एकदम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सूहे फिर रो पड़ी। घर में खाने पीने की हर चीज खत्म हो चुकी है। अभी मेरा गोल्ड ब्रेसलेट भी खो गया। अब आगे क्या होगा? मैं अभी इतनी जवान हूँ, क्या सच में तुम्हारे साथ भूख से मर जाऊंगी? जितना वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा टूटती गई। आखिर में वो फूट फूट कर रोने लगी। उस समय सू ही पूरी तरह बेबस थी और वंग चांग भी कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद को चाहे सोसाइटी का एलीट समझता हो, सालाना लाखों कमाता हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन के सामने वो बिल्कुल बेबस था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। तभी उसे कुछ अजीब लगा। इसका चेहरा इतना हेल्थी क्यों लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कई दिनों से भूखा हो। वो तुरंत मेरे पास आया। ब्रदर, क्या तुम्हारे घर में अभी भी फूड है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ, और काफी है। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, थोड़ा हमें भी दे सकते हो? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मैंने जेब से एक ठंडी कोक निकाली, कैन खोली, एक लंबा घूंट पिया, फिर संतोष से डकार लेते हुए बोला, सर्दियों में आइस कोल्ड कोक पीने का मजा ही कुछ और है। ये देखकर वांग क्वांग और सूहे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। एपोकैलिप्स से पहले ये दोनों मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, लेकिन अब मैं इनके लिए ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां ये चाहकर भी नहीं पहुंच सकते थे। वांग क्वांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं, कहते हैं ना, दूर के रिश्तेदार से अच्छा पास का पड़ोसी होता है। बस थोड़ा सा फूड दे दो। डिजास्टर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगा। 6,000 रुपए महीना दूंगा, नहीं 8,000 रुपए महीना। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। ये आदमी अब तक रियलिटी समझ ही नहीं पाया था। मैंने एक फ्राइड चिकन निकाला, उसका एक बाइट लिया और मुस्कुराकर बोला, आइस कोल्ड कोक के साथ फ्राइड चिकन ही सबसे ज्यादा मजा देता है। दोनों पति पत्नी वहीं खड़े रह गए। उनकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े फ्राइड चिकन पर ही टिकी थी। सुहे ने विनती की, अगर ऐसा है तो हम पैसे देकर खरीद लेते हैं, प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ऐसा करते हैं, मेरे घर में इन दिनों बहुत बिखराव है, मुझे एक मेड चाहिए। मेरी नजर सीधे सूही पर टिक गई। मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तुम मेरी डेली लाइफ का ध्यान रखोगी। बदले में मैं तुम्हें तीनों वक्त का खाना दूंगा और हर दिन एक ब्रेड और एक बोतल वाटर तुम अपने घर भी ले जा सकती हो। तो डील मंजूर है? सूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो। मैं तुम्हारे घर की सफाई क्यों करूं? मैं सोसाइटी की एलीट हूं और तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय। मुझे अपनी मेड बनाना चाहते हो? क्या मजाक है, ये कभी नहीं होगा। तभी वांग क्वांग जल्दी से बोला, ऐसा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे, गारंटी है, सब चमका देंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे घर में दूसरे मर्दों का आना अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो रहने दो। इतना कहकर मैंने डोर बंद कर दिया। वैसे भी मेरे पास फूड था, ड्रिंक्स थे और ठंड की भी कोई चिंता नहीं थी। मेरे पास इंतजार करने के लिए भरपूर समय था। रात को अचानक मेरा हॉट पॉट खाने का मन हुआ। मैंने एक बड़ा हॉट पॉट तैयार किया, उसमें बीफ, मटन, क्रेफिश सब कुछ था। उधर रूम 302 में वांग क्वांग और सुहे चुपचाप बैठे थे। घर में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। भूख की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। अचानक वांग क्वांग ने हवा सूंघी। ये क्या हॉट पॉट की खुशबू, या मैं भूख से हेलुसिनेशन देखने लगा हूँ? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे ही भूख से उनका बुरा हाल था, ऊपर से हॉट पॉट की खुशबू ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। वांग क्वांग चुपके से डोर खोलकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया, हॉट पॉट की खुशबू सच में मेरे फ्लैट से आ रही थी। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया, पत्नी तुम उसकी हेल्प कर ही दो। सूहे ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वांग चांग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? दिन में तुम मुझे छोड़कर भाग गए और अब रात को मुझे अकेले दूसरे आदमी के घर भेज रहे हो। वांग क्वांग जल्दी से बोला, शाओ है, गुस्सा मत हो, तुम बस उसके घर की सफाई करना। अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो जोर से चिल्लाना, मैं सुनते ही अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। अब सू ही में झगड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके दिल की ठंड बाहर की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसका पति अच्छी सोशल स्टेटस वाला, शालीन, ध्यान रखने वाला और सबकी नजरों में परफेक्ट हस्बैंड था। लेकिन डिजास्टर आने के बाद उसने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। डरपोक, बेरहम और सिर्फ
एक वक्त के फूड के लिए अपनी पत्नी को भी दूसरे आदमी के पास भेजने को तैयार। सबसे बड़ी बात, वो हर बार अपनी कायरता को सुंदर शब्दों में छिपाने की कोशिश करता था। पत्नी का चेहरा देखकर वांग क्वांग घबरा कर बोला, श्याओ हे, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। याद है मैंने हैप्पी पीपल शुड स्टेप बैक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हम खुशहाल लोग हैं, अगर थोड़ा पीछे हट जाए। तो सुही ने उसकी बात बीच में काट दी। पीछे हटना? इतना पीछे कि अपनी पत्नी को ही दूसरे के पास भेज दो। अब ड्रामा मत करो, तुम सिर्फ एक आवड़ हो। अगर सच में दम है तो बाहर जाकर फूड लूट कर लाओ। कम से कम ये बड़ी बड़ी बातें करने से तो बेहतर होगा। वांग चांग घबरा कर बोला, नहीं पत्नी, मेरी बात तो सुनो। सुही ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ सुनना नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वांग चांग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर सुहे का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका पति उसे रोकना ही नहीं चाहता था। उधर मैं घर के अंदर आराम से मीट खा रहा था, साथ में आइस कोल्ड बियर पी रहा था। तभी डोर पर नॉक हुई। मैंने पी फोल से बाहर देखा, वहाँ सुहे खड़ी थी। मेरे होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। मैंने डोर खोल दिया। सुहे ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी मेड बनने आई हूँ। हॉट पॉट की तेज खुशबू उसके चेहरे से टकराई और जो उम्मीद उसके दिल से खत्म हो चुकी थी वो धीरे धीरे फिर लौटने लगी। शायद मेरे साथ रहना वाकई उसके लिए जीने का रास्ता था। कम से कम वो जिंदा तो रह सकती थी। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, इतनी ठंड में ये इतने कम कपड़े पहनकर कैसे खड़ा है? इसे ठंड नहीं लग रही। मैंने सुहे की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े उलझन भरे चेहरे वाले वांग क्वांग पर नजर डाली। मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल वाटर फेंक दी। वांग चांग की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बिना कुछ सोचे पैकेजिंग फाड़ी और भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। मैंने सुही से कहा, अंदर आ जाओ भाभी। सुहे ने लिविंग रूम में रखे गर्मा गर्म हॉट पॉट को देखा। अब वो खुद को रोक नहीं सकी और धीरे धीरे अंदर चली गई। बाहर से वांग चांग घबरा कर बोला, शाओहे, अगर कुछ हो तो आवाज देना। मेन डोर बंद हो गया। उसकी बात भी वहीं खत्म हो गई। घर के अंदर कदम रखते ही सुहे पूरी तरह हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक पल में विंटर से समर में आ गई हो। तुम्हारा घर इतना गर्म कैसे है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी तो कब की जा चुकी है? वो धीरे से बोली, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या पहले थोड़ा खाने को मिल सकता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लगता है तुम अपनी पहचान भूल गई हो, मुझे मास्टर कहो। सुहे गुस्से से भर उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पेट में भूख से जोर की मरोड़ उठी। उसे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले उसके पति ने ब्रेड मिलने के बाद उसे एक बाइट तक देने की नहीं सोची थी। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वो सोसाइटी की एलीट थी और आज उसे अपने ही नजरिए से एक लोअर क्लास इंसान को मास्टर कहना पड़ रहा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिर उसने धीरे से कहा, मास्टर। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ A4 पेपर का एक पेज बढ़ा दिया। ये मैड रूल्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और पूरी तरह फॉलो करना। सुहे ने हैरानी से पेपर उठाया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। मेड रूल्स। 1, मेड घर के अंदर हमेशा वही मेड आउटफिट पहनेगी जो मास्टर तय करेगा। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। 2, मास्टर की हर बात ऑर्डर मानी जाएगी। अगर जवाब दिया या बहस की तो उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब भी मास्टर घर वापस आए, मेड को खड़े होकर सम्मान के साथ ग्रीटिंग करनी होगी। रूल तोड़ने पर 1 दिन तक फूड नहीं मिलेगा। सुहे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हद से ज्यादा है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं वापस जा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा, फिर जेब से गोल्डन डेजर्ट ईगल निकाली और उसकी पीठ की तरफ गन तान दी। जो लोग बात नहीं मानते, अगर उन्हें अपने घर वापस जाने दिया तो वो देर सवेर खतरा बन ही जाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं होती। सुही डोर तक पहुंची। उसने हैंडल पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ वहीं रुक गया। कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस की रेंज से बाहर निकलते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड फिर से उसके शरीर में उतर आई। आखिरकार उसने हार मान ली। वो उस बर्फ जैसे ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, अपने निकम्मे पति का सामना नहीं करना चाहती थी और दोबारा भूख भी नहीं सहना चाहती थी। आखिर में सुहे ने खुद को समझाया, फिर सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, मुझसे गलती हो गई। मैंने शांत आवाज में कहा, अब जब रहने का फैसला कर लिया है तो रूल्स के हिसाब से रहना सीखो। ये तुम्हारी पहली गलती है, इस बार माफ कर देता हूँ। सुहे ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन दांत पीसते हुए बोली, हरामी, कभी मौका मिला ना तो तुम्हें इसका अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। करीब 1 घंटे बाद मैं आराम से खाना पीना खत्म करके अपने सामने बैठी उस खूबसूरत औरत को देखने लगा। दिल में उठ रही इच्छा को मैंने पूरी ताकत से दबा लिया। जल्दी किस बात की, आगे ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। इसके बाद मैं बाथरूम में गया, गर्म पानी तैयार किया और सुही से कहा कि वो जाकर आराम से नहा ले। मैं वापस लिविंग रूम में आकर बैठ गया। मन ही मन सोचने लगा, यही तो असली जिंदगी है। वाकई बिल्डिंग 5 की सबसे बेहतरीन औरत वही निकली। सुहे ने मुझे बिल्कुल अलग एहसास दिया। जैसा लोग कहते हैं, उसके साथ रहना बहुत सुकून देने वाला था। वो लिन वेन्यू जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो हर वक्त मुझसे नफरत करती थी और आखिर में मुझे ठुकरा कर चली गई थी। उधर सुहे को अभी अभी की सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास गई और मेरे हॉट पॉट का बचा हुआ सारा खाना खा लिया। कई दिनों बाद उसका पेट पूरी तरह भर गया। उसके साथ मेरे लिए उसके मन की आधी नफरत भी खत्म हो गई। उसने मेड रूल्स के मुताबिक पूरा घर अच्छी तरह साफ किया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो सोफा पर ही सो गई। अब वो समझ चुकी थी, यहाँ फूड था, गर्मी थी, सुरक्षा थी। ये जगह उसके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो सर्वाइवल के सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। जिंदा रहना सबसे जरूरी था। बस एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, मेरे घर में इतना फूड आखिर रखा कहाँ था। किचन खाली था, फ्रिज भी पूरी तरह खाली
था। क्या सारा सामान बेडरूम में है, लेकिन वो मेरी बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब यहाँ सब कुछ इतना अच्छा था तो बेवजह रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। रात 12:10 पर सिस्टम का रिवॉर्ड फिर से आ गया। टुडेज साइन इन रिवॉर्ड ऑप्शंस। पहला, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो अनलिमिटेड एनर्जी देगा। दूसरा, बैटल मेड फंक्शन अनलॉक। तीसरा, 1000 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। चौथा, ऐसी सॉक्स की एक जोड़ी जिससे कभी बदबू नहीं आएगी। मेरा मन हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स लेने का था, लेकिन अभी की सिचुएशन में मेरे पास पिस्टल पहले से थी। इस समय ग्रेनेड्स उतने यूजफुल नहीं थे। बाद में फिर ऑप्शन आया तो ले लूंगा। बैटल मेड ये क्या चीज है? क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन पूरा होते ही सिस्टम पैनल में एक नया टैब दिखाई दिया। मैंने उसे खोला। सूही की पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ गई। नेम सूही, मेजरमेंट्स 34, सी 20 36, सिस्टम रेटिंग 82, करंट लेवल 1, मेड आउटफिट 55। मैंने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, बाकी सब तो समझ में आ रहा था, लेकिन मैड आउटफिट 55 का मतलब क्या था? ये तो वो आउटफिट नहीं हो सकता जो मैंने अपने हिसाब से बनवाया था। शायद ये कोई सिस्टम आइटम था। मैड को लेवल अप करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। ये किसी गेम स्किल जैसा था। काम करवाने से मेड एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस फुल होते ही उसका लेवल अप हो जाएगा। मेड का मैक्सिमम लेवल होस्ट के लेवल का आधा हो सकता था। यानी अभी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा सूही को लेवल 3 तक पहुंचा सकता था। मुझे याद आया, सिस्टम से मिले +5 लेवल्स की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी हर तरह से बढ़ चुकी थी। ध्यान रहे, हर तरह से। मैं मुस्कुराया। सूहे को लेवल अप कराने को लेकर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। उधर उस पूरी रात वांग क्वांग बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे जरा भी नींद नहीं आई। मेरे फ्लैट से आती आवाजें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर अपनी पत्नी को खुद उसी ने मेरे पास भेजा था। सुबह ठीक 8 बजे काले पड़े हुए आंखों के घेरे लेकर वो मेरे डोर पर आ पहुंचा और नॉक करने लगा। मैं उनींदी हालत में डोर खोलकर बोला, क्या बात है? वांग छांग हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस पूछना चाहता था, शाओ हे कैसी है? वो पूरी रात तुम्हारे यहाँ रही, अब उसे घर लौट आना चाहिए। इतने में उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। सुहे पूरी मेड आउटफिट में खड़ी थी। उसके अंदर जलन और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोक लिया। मैंने माथे पर हाथ मारा। अरे देखो तो, मैं तो भूल ही गया था। भाभी बहुत मेहनती निकली। इन्होंने मेरा पूरा घर चमका दिया। मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं सूहे की तरफ मुड़ा। तुमने पूरी रात काम किया है, थक गई होगी, अब घर जाकर आराम कर लो। सूहे ने तुरंत जवाब दिया, किचन और बाथरूम अभी साफ नहीं हुए हैं, आज मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर उसने वांग क्वांग की तरफ देखकर कहा, पति बाहर बहुत ठंड है, आप जल्दी घर चले जाइए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। वांग क्वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पत्नी को ऐसी नजरों से घूरा जैसे अभी फट पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और एक बॉटल मिनरल वाटर फेंक दी। ये आज का हिस्सा है। वांग क्वांग ने तुरंत दोनों चीजें उठा ली। खुश होकर बोला, थैंक्स। अगर अभी सफाई बाकी है तो शाओ हे यहीं काम करती रहे, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने सुहे की तरफ देखकर कहा, देखा तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ फूड चाहिए था। सुहे के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। शायद अब उसे मेरे घर में रहना धीरे धीरे सामान्य लगने लगा था। उधर वांग क्वांग अपने फ्लैट लौट आया। उसकी आंखों में भयंकर नफरत भर चुकी थी। सुहे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पूरी तरह उसके कब्जे में जा चुकी है। शायद वो पहले से ही वहां जाना चाहती थी। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। उसके घर का सारा फूड मुझे हर हाल में अपने हाथ लगाना है। बिल्डिंग 5 के सेफ्टी पासेज में अब काफी सर्वाइवर्स इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ नजर डालते ही वांग क्वांग के दिल में ठंड उतर गई। पूरी बिल्डिंग में जिंदा बचे लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। बाकी लोग या तो ठंड से मर चुके थे, या भूख से, या फिर स्नो पॉइजन की वजह से। वांग छांग ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग सुनिए, सिचुएशन बहुत गंभीर है। मेरा मानना है कि अब हमें एकजुट होना होगा। कल पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोग बेसमेंट पार्किंग में ट्रेड करने गए थे, लेकिन ब्रदर लॉन्ग और उसके लोगों ने सब लूट लिया। अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी हालत और भी खराब होगी। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम बचे हुए फैमिलीज एक अलायंस बनाएं, रिसोर्सेज शेयर करें, सब मिलकर इस क्राइसिस का सामना करें। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, सब भूखे हैं, रिसोर्सेज शेयर कैसे होंगे? वांग छांग बोला, सबसे पहले हर फैमिली से एक हेल्थी एडल्ट निकलेगा। हम मिलकर एक गार्ड टीम बनाएंगे। फिर बिल्डिंग 101 से शुरू करेंगे और डोर टू डोर जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। जिस घर में कोई जिंदा नहीं होगा उसका सारा सामान उठा लिया जाएगा। ब्रदर लॉन्ग के लोग अब हत्या तक करने लगे हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। पार्किंग का सेफ्टी डोर भी उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। इसलिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हमें ग्रुप में चलना होगा। अगर ब्रदर लॉन्ग मिल भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 3 लोग हैं और हम 10 से ज्यादा। भीड़ में से किसी ने पूछा, तो फिर जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनका बंटवारा कैसे होगा? वांग क्वांग बोला, जो गार्ड टीम में शामिल होगा उसी को रिसोर्सेज मिलेंगे। तभी एक महिला बोली, लेकिन मेरे घर में कोई हेल्दी एडल्ट नहीं है। मेरे पति शायद बाहर स्नो पॉइजन से मर चुके हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। एक और बुजुर्ग महिला बोली, हाँ ये तरीका बिल्कुल फेयर नहीं है। मैं और मेरे पति दोनों 60 साल से ऊपर हैं, ठीक से चल भी नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा? कम से कम जो रिसोर्सेज मिले उनमें से थोड़ा बहुत हर फैमिली को मिलना चाहिए। एल्डरली को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वांग चांग की आंखों में क्रूरता चमक उठी। वो मन ही मन बोला, बुढ़िया खुद कुछ करना नहीं और मुफ्त में खाना चाहती है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक मिडिल एज्ड आदमी भड़क गया, किसे फर्क पड़ता है कि तुम जियो या मरो? मैं वांग चांग की बात से सहमत हूँ। जो मेहनत करेगा
उसी को फूड मिलेगा। जिंदा रहना है तो उसकी बात मानो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो शायद मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूं। जो बिना कुछ किए खाना चाहते हैं वो अपना अंजाम खुद भुगतें। वांग चांग मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन उस आदमी की बात खत्म होते ही पूरा माहौल बेकाबू हो गया। चारों तरफ विरोध शुरू हो गया। अचानक उस मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा डरावना हो गया। उसने सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली महिला के बाल पकड़ लिए और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारने लगा। चारों तरफ स्नो उड़ने लगी। कई दिनों से दबा हुआ तनाव अब पूरी तरह हिंसा में बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा पागलों जैसा हो गया और उसने सबके सामने उस महिला को पीट पीट कर मार डाला। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। फिर करीब दर्जन भर आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनके अंदर की आखिरी रोक भी टूट चुकी हो। पैंडोरास बॉक्स अब पूरी तरह खुल चुका था। उनमें से किसी ने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स, इन सबको कंट्रोल में लो। जो काम के हैं उन्हें रहने दो, जो कोऑपरेशन नहीं करेंगे उन्हें बाहर निकाल दो। ये यहाँ सिर्फ बोझ है। वांग चांग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि सिचुएशन इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। उसका ओरिजिनल प्लान तो सिर्फ इतना था कि गार्ड टीम बनाकर मुझ पर दबाव डालेगा, मुझसे फूड छीन लेगा और अपनी पत्नी को वापस ले आएगा। लेकिन उसने इंसानी लालच और क्रूरता को बहुत हल्के में लिया था और अपनी खुद की कायरता को भी। अब वो सिर्फ डर कर भाग सकता था। वो लड़खड़ाता हुआ घिसटे हुए अपने फ्लैट में वापस छिप गया। उसी समय सूहे ने धीरे से पूछा, मास्टर, बाहर बहुत शोर हो रहा है, क्या हुआ है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम ठीक से करो, बाकी चीजों की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसी दिन से बिल्डिंग 5 में पर्स ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं था। अभी जिस आदमी ने पहला कदम उठाया था उसने पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के मर्दों के लिए रास्ता खोल दिया। दूसरी बिल्डिंग्स में भी लोग ग्रुप्स बनाकर डोर टू डोर फूड सर्च करने लगे और देखते ही देखते पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अराजकता में डूब गया। मैंने देखा, बिल्डिंग 3 के फ्लैट 403 में लियू जी अकेली रहती थी। वो एक लाइव स्ट्रीमर थी। उसे स्नैक्स खाने का बहुत शौक था। इसी वजह से उसने घर में काफी फूड स्टोर करके रखा हुआ था, इसलिए वो बाकी लोगों से कुछ दिन ज्यादा टिक पाई। लेकिन अब उसके लिए भी अपोकलिप्स का अंत नजदीक आ चुका था। बिल्डिंग 3 में भी करीब 20 से ज्यादा मर्दों की एक टीम बन चुकी थी। वो लोग डोर टू डोर जाकर दरवाजे तोड़ रहे थे और उनका अंजाम क्या होता ये समझना मुश्किल नहीं था। डोर के पीप होल से झांकते हुए लियू जे ने देखा कि फ्लैट 401 का डोर तोड़ दिया गया था। अंदर से पड़ोसन की दर्दनाक चीखें सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। लियू जे जानती थी कि वो उस औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अगर उन आदमियों की नजर उस पर पड़ गई तो उसका अंजाम शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। अचानक उसे कल बेसमेंट पार्किंग में मिला वो आदमी याद आया। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग 5 फ्लैट 301 में रहता है। मुझे किसी भी तरह उससे मदद मांगनी होगी। बाहर सिचुएशन पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। बहुत जल्द उनका अगला टारगेट उसी का फ्लैट बनने वाला था। लियू जी बिना देर किए सीधे बालकनी की तरफ भागी। किस्मत अच्छी थी, आज स्नो नहीं गिर रही थी। उसने सावधानी से विंडो पर जमी बर्फ हटाई, फिर जल्दी से विंडो खोली और बाहर झुककर देखने लगी। बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 5 के बीच सिर्फ 20 मीटर का फासला था और उसकी विंडो से सीधे मेरी बालकनी दिखाई दे रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। घर में रखी बॉटल, जार और जो भी हाथ लगा सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि विंडो पर आवाज करके मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसकी ताकत कम थी, एम भी ठीक नहीं था। उसने कई बार कोशिश की पर कुछ भी मेरी विंडो तक नहीं पहुंचा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक स्किन केयर बॉटल सीधे मेरी विंडो से टकराई। बॉटल नहीं टूटी लेकिन टक्कर की आवाज काफी तेज थी। उसी समय मैं सूही को मेड रूल समझा रहा था। आवाज सुनते ही मैं बालकनी की तरफ चला गया। मैंने भौहें सिकोड़कर बाहर देखा। वहां लियू जे मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, जल्दी मुझे बचाओ, वो लोग अंदर घुसने वाले हैं। उसी समय 401 के अंदर मौजूद एक आदमी चौंक गया। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से उठकर खड़ा हो गया। सोफा पर बैठा मजबूत शरीर वाला एक आदमी सिगरेट मुंह में दबाए गंभीर नजरों से डोर की तरफ देखने लगा। बॉस, आवाज इसी फ्लोर से आई है। उस आदमी का नाम लिन हाओ था और वही बिल्डिंग 3 का लीडर था। आवाज 403 से आई है। उस फ्लैट में एक औरत रहती है। लिन हाओ ने हाथ हिलाया और सबको लेकर सीधे 403 के डोर पर पहुंच गया। अगले ही पल जोर जोर से नॉक होने लगी। लियू जे और भी डर गई। वो घबरा कर मेरी तरफ चिल्लाई, वो आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बाहें मोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें बचाऊं? जानती हो उसकी कीमत क्या होगी? लियू जी कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर बोली, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लियू जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी समय स्पेशल मेड आउटफिट पहने सुहे धीरे धीरे चलकर मेरे पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर लियू जे पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने सुहे को ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी ठंड में इसे ठंड नहीं लग रही क्या? ये सुपर ह्यूमन है। मैं मुस्कुराया। धीरे से सुहे के बालों पर हाथ फेरा। फिर लियू जे की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन कंडीशन वही होगी जो इसकी है। उसी समय डोर तोड़ दिया गया। लिन हाओ अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। उनकी नजर सीधे बालकनी में खड़ी लियू जे पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर हर तरफ उसी के पोस्टर और फोटोज लगे हुए थे। उसकी खूबसूरती और फिगर देखकर सबकी आंखें चमक उठी। लियू जे घबराकर चिल्लाई, पास मत आना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिक्र मत करो, मैं उनका इंतजाम कर दूंगा। लियू जे ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं मान गई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसकी तरह बनना भी मंजूर है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस आदमी के साथ गई तो ज्यादा से ज्यादा उसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो पता नहीं कितने आदमियों के हाथों बर्बाद होना पड़ता। लिन हाओ हैरानी से उसकी तरफ बढ़ा, तुम आखिर किससे मदद मांग रही हो? लेकिन उसका हाथ लियू जी तक पहुंचता उससे पहले ही
ही उसने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा और डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक नौजवान विंडो सिल पर चढ़ चुका था और जंप लगाने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल धड़ाम, मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। दो बिल्डिंग्स के बीच के 20 मीटर के गैप को पार करते हुए सीधे 403 की बैल्कनी में जा उतरा। लिन हाओ दंग रह गया। उसके संभलने से पहले ही मेरे साइज 44 वाले पैर की जोरदार किक सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो हवा में उड़ता हुआ कई लोगों को गिराते हुए दूर जा गिरा। मैं आराम से जमीन पर उतर गया। मन ही मन मुझे भी हैरानी हुई, अब सिर्फ लेवल 6 पर मैं इतना ताकतवर हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले मुझे अचानक लगा था कि मैं ये जंप लगा सकता हूँ और वो सच भी हो गया। सिस्टम वाकई कमाल है। ये पूरे 20 मीटर थे। मैं तो जैसे उड़कर आ गया। लियू जी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो मुझे घूरते हुए हकलाकर बोली, तुम यहाँ आए कैसे? दूसरी तरफ लिन हाओ किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन उसे याद आया कि उसके साथ 20 से ज्यादा आदमी हैं और सबके हाथ में नाइफ है। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। छोकरे, हीरो बनकर लड़की बचाने आया है? पहले ये तो देख हम कितने लोग हैं, चुपचाप हथियार डाल दे। उसके आदेश देते ही बाकी लोग भी किचन नाइफ और फ्रूट नाइफ निकालकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं हंस पड़ा। अच्छा हुआ, इसी बहाने आज अपनी असली ताकत भी टेस्ट हो जाएगी। मैंने होठों पर जीभ फेरी। गन निकालने का कोई इरादा नहीं था। मैंने मुट्ठी भींची और सबसे पास वाले आदमी पर जोरदार पंच मार दिया। लिन हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान है भी या नहीं? इतनी भयानक ताकत। ये सब देखकर लियू जी की आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने भी अपनी मुट्ठी को हैरानी से देखा, फिर जमीन पर गिरी एक किचन नाइफ उठाई और उन सब की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिलीवरी आ चुकी है। अब तुम सबको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का समय आ गया है। मेरी आवाज उन्हें किसी डेविल की फुसफुसाहट जैसी लगी। पता नहीं किसने पहले चिल्लाया, भागो। अभी अभी बनी पूरी टीम पलक झपकते ही बिखर गई। सब लोग डोर की तरफ भागने लगे। लिन हाओ सबसे आगे भागा, लेकिन 20 से ज्यादा लोग एक छोटे से डोर से एक साथ कैसे निकलते? पूरा एंट्रेंस जैम हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैंने किसी की परवाह नहीं की। आधे लोग भागने में कामयाब हुए, बाकी वहीं रह गए। मैं आराम से फ्लैट 403 से बाहर निकला। हॉलवे अब पूरी तरह खाली था। मैंने हाथ में पकड़ी टूटी हुई किचन नाइफ एक तरफ फेंक दी। तभी फ्लैट 401 का डोर खुला दिखाई दिया। अंदर वही औरत जो अभी जिंदा थी किसी तरह घिसटते हुए डोर तक आई और कमजोर आवाज में मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र करीब 30 से 40 साल रही होगी। चेहरा भी ठीक ठाक था। अगर उसके साथ ये हादसा न हुआ होता तो उसमें अलग ही आकर्षण होता, लेकिन अब वो मरने की कगार पर थी। शायद ये उसका आखिरी होश था। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। प्लीज मेरी बेटी, मैंने बिना भाव बदले जवाब दिया। मुझे दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। उसने जोर से अपना सिर फ्लोर पर मारा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन मरने से पहले उसने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। जियांगचेंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। ये नाम सुनकर मेरी दिलचस्पी जाग गई, क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने उस औरत की लाश की तरफ देखा, फिर हल्की सी सांस लेकर उसके फ्लैट के अंदर चला गया। उसका पति पहले ही खून के तालाब में मरा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। कुछ देर बाद मुझे उनकी फैमिली फोटो मिल गई। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, 1500 नंबर का चश्मा है और मैं गलती से भूत प्रेतों वाले स्कूल में आ गया। मैं तो बस अपने कजिन को ढूंढ रहा था, पर किसी ने मेरा चश्मा कुचलकर तोड़ दिया। इस बंदे को इतनी क्या जल्दी है भाई? अरे गजब, अब तो पूरी दुनिया धुंधली दिख रही है। मेरे कजिन के गांव का नाम क्या था यार? हैप्पी विलेज। हाँ यही नाम था, शायद बाई तरफ होगा। और देखते ही देखते मैं गलत रास्ते निकल पड़ा, सीधे उस गांव में जो भूतों से भरा पड़ा है। अरे सुनिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एक इंसान नहीं, रुकिए, कोई भी जिंदा इंसान हमारे पास आते ही ढेर हो जाता, पर ये तो डरा नहीं बल्कि मुस्कुरा रहा है। ये लड़का तो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। कहीं ये उन लेजेंडरी भूतों में से तो नहीं जो इंसानों का रूप धर लेते हैं? हाय, मैं फिशर हूँ। क्या यहाँ रैट रहती है? मैं उसका कजिन हूँ रैट। मैंने तो ऐसा नाम नहीं सुना। क्या गांव के मुखिया का नाम सेवन है? सेवन? हाँ वही है, वो वही जिसका निकनेम सेवन है। मैं तो बस सेवन को ढूंढ रहा था और देखो सेवन तो खुद यहीं गांव में मिल गई। मैंने गलती कर दी कजिन कजिन कजिन। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं 100 साल से मरा हुआ हूं, मेरा कोई कजिन है? अरे भाई, मेरी परछाई तो लोगों को मारकर भूतों को खाती है, मेरा कजिन कब से हो गया? क्या मैंने इतने लोगों को मारा है कि एक पूरी याद ही भूल गया? कजिन, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तबीयत खराब है क्या? और तुम पीले भी पड़ गए हो। यहाँ का खाना खराब है क्या? खून की कमी हो गई है क्या? एनीमिया है क्या? हे भगवान, इसकी हिम्मत कैसे हुई सेवन को छूने की? वो तो अपनी दरिंदगी के लिए जानी जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पढ़ाई करने आया हूँ। मेरी आंटी ने कहा था तुम्हारा साथ देने और गांव के स्कूल में एडमिशन लेने। प्रिंसिपल कहाँ है? हेलो प्रिंसिपल, मैं फिशर हूँ। मैं अभी अभी इस गांव में आया हूँ। मेरे पेरेंट्स ने आपसे बात कर ली होगी ना? मैं स्कूल ट्रांसफर कराने आया हूँ। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे बात की थी। कहीं ये किसी छुपे हुए घोस्ट लॉर्ड का गुप्त बेटा तो नहीं? आखिर इन्होंने मुझसे कब संपर्क किया था? जी हाँ प्रिंसिपल, देखिए मैं अपना सारा सामान भी ले आया हूँ। हा। अब मुझे याद आया, बिल्कुल मुझे याद है यंग मास्टर। आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आप सच में हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सेवन, इसे ब्लैक हॉल डॉर्मेट्री ले जाओ।
क्योंकि मेरा 1500 नंबर का चश्मा टूट चुका है, इसलिए मुझे 10 फीट के अंदर इस इंसान और जानवर में फर्क नहीं पता चलता। मैं इन सारे भूतों को आम इंसान समझ रहा हूँ। इस हॉस्टल का सेटअप कुछ ज्यादा ही फैंसी है। आलीशान पॉड बेड मिला है भाई, बंक बेड से तो बहुत बेहतर है। ये सच में इंसान है? अरे बेवकूफ, सेवन खुद इसे यहाँ छोड़ने आई है। सेवन, वो जो इस गांव की गुंडी है जो नापसंद होने पर किसी को भी पीट देती है। आहा, अगर ये सच में इंसान होता तो इसके चेहरे पर डर का नामो निशान क्यों नहीं है? ये बंदा पक्का इंसानों के बीच छिपा कोई भूत है, किसी ताकतवर हस्ती की औलाद है। आज से हम रूममेट्स हैं पक्के भाई। मैं फिशर हूँ, तुम्हें क्या बुलाऊं? मुझे बेयर कहो, मैं लंकी हूँ। अरे फिशर, मुझे विस्प बुलाओ। अरे हाँ भाइयों, मेरा चश्मा टूट गया है। क्या स्कूल के पास कोई दुकान है जहां नया चश्मा बन सके, या किसी के पास एक्स्ट्रा हो? तो मैं उधार ले सकता हूँ फिशर। मेरे पास एक जोड़ा है जो कोई सीनियर छोड़ गया था। इसका नंबर काफी स्ट्रांग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत बड़े मददगार हो। काम नहीं चलेगा यार, इसका नंबर ज्यादा से ज्यादा 200 होगा, मुझे 1500 चाहिए। इतनी भयानक कम आंखें और ऊपर से एस्टिग्मेटिज्म। जाने दो, छोड़ो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। दोस्तों, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। फिशर, मजाक कर रहे हो क्या? उठो, क्लास शुरू होने वाली है। लेट हुए तो गर्दन उड़ जाएगी। क्लास आधी रात को? क्या इस स्कूल में नाइट शिफ्ट चलती है? और क्या होगा, यहाँ दिन में कौन क्लास लगाता है? जल्दी करो, पहला पीरियड होम रूम टीचर का है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, और अगर लेट हुए तो समझो जान खतरे में है। स्कूल के नियम बिल्कुल जहिलाना है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं। 10 फीट के अंदर हर कोई मुझे धुंधला ही दिखता है। मैं सच में किसी को पहचान नहीं पा रहा। हेलो प्रोफेसर, हेलो क्लासमेट्स। मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट फिशर हूँ। 1500 नंबर का चश्मा टूटा है। मैं इन सभी भूतों को आम इंसान समझ रहा हूँ। फिशर्स, चलो क्लास शुरू करते हैं। आज का पाठ, आतंक का रूप। आतंक? ये कैसी क्लास है भाई? एक्टिंग सिखाने की क्लास है क्या? एक एक करके आओ और प्रदर्शन करो। बुरा नहीं है, गुस्सा काफी भरा है। ये भूत अपने हॉरर टैलेंट दिखा रहे हैं। मैं तो इन्हें स्टंट करने वाले आर्टिस्ट समझ रहा हूँ। ये स्टूडेंट, मुझे लगा इसने कोई हेलमेट मास्क पहना है। सबकी परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है। नया ट्रांसफर स्टूडेंट, अब सिर्फ तुम बचे हो। प्रोफेसर, मुझे क्या करना होगा? मैं कोई प्रॉप नहीं लाया। प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, बस हमें वह दिखाओ जो सबसे भयानक चीज तुम सोच सकते हो। और बस सबसे डरावनी चीज, वो तो प्रोफेसर मैं तैयार हूं। साथियों, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो चीज है जो मुझे हर रात नींद से जगा देती है। मेरा सबसे बड़ा डर, यह खाली है, एक खाली बटुआ। डरावना, बेहद डरावना, सचमुच भयानक। तो ये सच में वो लेजेंडरी सबसे कंगाल भूत है। अगर मेरे पास एक भी घोस्ट कॉइन न बचे तो मेरी रूह काम जाएगी। भूतों के लिए भी ये डरावना है। आखिर ये लड़का है कौन? ये थोड़ा भूत जैसा है, लेकिन प्रिंसिपल ने खुद इसका ट्रांसफर मंजूर किया है। अजीब है। शांत हो जाओ फिशर, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अनोखा था। अपनी सीट पर जाओ। धन्यवाद प्रोफेसर। मैंने सुना है बड़ों के पास एक ऐसा ऐप होता है जो और भी डरावना है, सिर्फ माइनस नंबर होते हैं। क्लास, आज का असेसमेंट यहीं खत्म होता है। अब एक जरूरी घोषणा है। कल रात कुछ इंसानों को जबरन हमारे इलाके में खींचा जाएगा। उस वक्त हमारे येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी में एक खौफनाक नियम लागू होगा। हर कोई उन सख्त नियमों का पूरी तरह पालन करे। अपना रोल अच्छे से निभाओ। अगर किसी ने नियम तोड़ने की हिम्मत की तो अंजाम जानते हो, नियम वाला खौफ। ये कैसी क्लास है भाई? अरे बाप रे, मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दे रही है। ये कौन सा खौफनाक नियम है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये बुरा है, बहुत बुरा है। मैंने ऐसी चीजें उपन्यासों में पढ़ी हैं। अगर चुने गए लोग नियम तोड़ते हैं तो खतरनाक भूत उन्हें खींचकर फाड़ डालेंगे। अरे सब लोग शांत हो जाओ। वो बड़ा आदमी सही कह रहा है, हम सच में चुन लिए गए हैं इस खौफनाक खेल के खिलाड़ी के रूप में। मैं थंडर हूं। यह मेरा तीसरा सीन है। कान खोलकर सुन लो, इस मनहूस जगह पर जरा सी भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। इधर उधर मत भटको, आवाज मत उठाओ, किसी को हाथ मत लगाना। यहाँ हर तरफ मौत मंडरा रही है। ला ला ला, गांव की हवा सच में ताजा है। ऐसी क्या बात है कि दिन के उजाले में भी इस गांव में एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लगता है यहाँ के लोग रात को जीने के आदी हैं। बड़ा मॉडर्न स्लीपिंग शेड्यूल है इनका। थंडर सर, वहां कोई है क्या? ये क्या कर रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। ये सारे राक्षसों को हमारी तरफ खींच लेगा। चुप रहो, ये पक्का कोई आम इंसान नहीं है। इस डरावनी दुनिया में जो बिना किसी डर के ऐसे ही बेफिर घूम सके, वहां सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो खुद कोई भूत है, या फिर वो ऐसा खिलाड़ी है जो इतना ताकतवर है कि सिस्टम के सारे नियम ताक पर रख दे। पर जो भी हो, हम उससे पंगा लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है थंडर। पर वो बंदा तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। शायद हमें उससे पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। हो सकता है उसे इस मनहूस जगह के बारे में कुछ पता हो। क्या पागल है? अपनी जान गंवानी है क्या? एस रैंक वाले इस हॉरर में जितना कोई इंसान जैसा दिखे वो उतना ही खतरनाक होता है। तुझे पता भी है कि वो कोई भूत है या नहीं? कोई चाल या धोखा भी हो सकता है। तू अभी वहां गया
तो समझ ले खुद अपने हाथों मौत का वारंट साइन कर रहा है। याद रख, सिस्टम ने अभी अभी हमारे शुरुआती आईडी कार्ड दिए हैं। अब से हमें इन नियमों को पूरी सख्ती से मानना होगा। कभी ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे दिए गए रोल से मैच न करे। आज रात हमें स्कूल पहुंचना है और दिन के समय इस सेफ जोन से बाहर कदम मत रखना। यह जगह राक्षसों से भरी पड़ी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल हम पर झपट कर हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। थंडर, जरा देख, यह वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले स्क्वायर में घूम रहा था। यह यहाँ क्या कर रहा है? पक्का यह भी इसी हॉर गेम का हिस्सा है। यह बंदा तो बिल्कुल हम इंसानों जैसा लग रहा है। क्या पता हमारी साइड का कोई तगड़ा खिलाड़ी हो। हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बिना सोचे समझे कुछ मत कर। चलकर देखते हैं कि इसका असली चक्कर क्या है। क्लास शुरू होने वाली है। येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी का स्टूडेंट कोड। नियम 1, क्लास के दौरान बिल्कुल चुप रहना है। नियम 2, किसी भी कीमत पर आपको क्लास के दौरान बाहर जाने की इजाजत नहीं है। प्रोफेसर, क्या मैं? मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? यह साला कर क्या रहा है? क्या नियम 2 में साफ साफ नहीं लिखा है क्लास के दौरान कोई बाहर नहीं जाएगा? तो क्या यह नियम सच में झूठा है? कोई चाल है क्या? क्या यह सबसे आसान और पागलपन वाले तरीके से इसकी परीक्षा ले रहा है? सीधे इस खतरनाक नियम की धार पर हाथ रख रहा है। यह काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे इस खौफनाक खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा मालूम हो और जिसके पास जान बचाने वाले ढेरों सामान हो। वही ऐसी हिम्मत कर सकता है। शुरुआत में ही ऐसा सुसाइड वाला रिस्क जा और जल्दी वापस आ स्टूडेंट फिशर वो सचमुच बाहर निकल गया। क्या स्टूडेंट कोड का दूसरा नियम सचमुच झूठा है? जब तक कोई असली वजह हो, जैसे कोई शारीरिक जरूरत, तो तुम आराम से क्लास से बाहर जा सकते हो। क्या गजब का कलेजा है यार। अरे साफ साफ बात है, तुम नए खिलाड़ी अभी तक समझे नहीं। वो बंदा सिस्टम के नियमों को चकमा देने के लिए जानबूझकर अनजान बन रहा है, पर भले ही उसने प्रोफेसर को मूर्ख बना दिया, लेकिन बाहर तो इस वक्त गहरी काली रात छाई है। इस मनहूस जगह पर हर तरफ मौत मंडरा रही है। वो बाहर जाकर आखिर क्या कर लेगा? क्या यह सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस डरावने स्कूल में इस वक्त ज्यादातर खतरनाक भूत जबरदस्ती क्लासरूम के अंदर बंद हैं, जबकि क्लास चल रही है? स्कूल के बाहर के इलाकों की रेकी करने का यह सबसे सही मौका है। यह एकदम सुनहरा मौका है। पूरे सिनेरियो में यह इकलौता ऐसा शांत समय है जब कोई राक्षस नहीं घूम रहा होता। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर बचने के सुराग और जान बचाने वाली चीजें ढूंढ ले, तो वो इस रैंक गेम को ऐसे खेलेगा जैसे उसके बाप का राज हो लगता है। ज्यादा खाने से सच में पेट खराब हो जाता है। हा, मुझे लगा था तुम पूर्वी देशों के लोग एकदम बुजदिल हो, पर तुम में से एक बंदा बड़ा शातिर निकला जिसने इस नियम की काट ढूंढ ली। प्रोफेसर, मुझे भी टॉयलेट जाना है। यानी तुम भी क्लास के बीच में बाहर जाना चाहते हो? जी हाँ, मुझे टॉयलेट जाना है। तो तुम्हें मेरा लेक्चर नहीं सुनना है? मेरी क्लास में बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, अरे नहीं, उस लड़के को तो जाने दिया। यह क्या हो गया? वो दूसरा बंदा पहले बाहर गया था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इस विदेशी लड़के के वही बात कहते ही इसका खेल क्यों बच गया? उस पहले वाले बंदे ने पक्का कोई बहुत ही गुप्त और जादुई चीज इस्तेमाल की होगी। इस बेवकूफ विदेशी को लगा कि ये भी वही कारनामा कर दिखाएगा। सुनो भाई, तुम आखिर बाहर कैसे चले गए थे? तुमने यह कारनामा कैसे किया है? बाथरूम जाने की बात कर रहे हो? इसमें कौन सा तीर मारना है? बस प्रोफेसर से इजाजत मांगो और निकल जाओ। क्या तुम दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मुझे तो कल तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी थी। हाँ, बिल्कुल सही। हमें अभी अभी इस क्लास में लाया गया है। सर, हम यहाँ के नियमों से अनजान हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाओ। मेरा भी यही हाल है। मैं खुद यहाँ अभी अभी आया हूँ। मैं ज्यादातर लोगों को नहीं पहचानता और ऊपर से कुछ दिन पहले मेरे चश्मे का भट्ठा बैठ गया था, इसलिए मैं सच में किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इतने सारे भूतों के बीच तुम कैसे बचे रहे? रुको, क्या? कौन से भूत? अरे वो हॉरर, वो भूत। तू जितना बोल रहा है मैं उतना ही उलझ रहा हूँ यार। मुझे मत बता कि तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। यह पूरी जगह भूतों से भरी पड़ी है। भाई क्या बकवास है? तू किस भूत की बात कर रहा है? तूने कुछ ज्यादा ही हॉरर उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? क्या तेरी आंखें इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता? भाई मेरी आंखों का नंबर 1500 है और साथ में भयंकर एस्टिग्मेटिज्म भी है। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हमारा एक यार यहाँ ऐसा भी है जिसकी आंखों का नंबर 1500 है। उसका चश्मा पहन ले, तुझे एकदम समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसने इजाजत दी क्लास में फुसफुसाने की? ध्यान से सुनो। कैफेटेरिया का नियम 1, तुम्हें कैंटीन में ही खाना खाना होगा। नियम 2, खाने की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगली बार जिसने खाना नहीं खत्म किया उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नमस्ते मैम, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा गोश्त देना। रात की पढ़ाई से मेरा दिमाग थक गया है। बिल्कुल बेटा, तू बढ़ने की उम्र में है, तुझे पेट भर के खाना चाहिए। इधर आ, तेरे लिए सबसे ताजा पीस निकालती हूँ। नमस्ते मैम, मेरी खुराक बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं खाता, मुझे बस जरा सा दे दो, थोड़ा साफी काफी है, शुक्रिया। रुको, क्या बकवास है? जरा सा, तुझे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया क्या? जब तू ये खाना नहीं चाहता तो फिर तू आ। फिशर का रवैया देखकर मुझे लगा था कि हमारा पाला किसी शरीफ भूत से पड़ा है, पर ये भूत तो
एक ही पल में दो दो रंग दिखाते हैं। मुझे 2 पीस एक्स्ट्रा दो, प्लेट भरकर। शुक्रिया मैम। अगर पूरा नहीं खाया तो तेरी भी बोटी बोटी काट दूंगी अगला। इसे कैसे खाऊं यार? ये इंसानों का खाना तो बिल्कुल नहीं है। क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तूने कैफेटेरिया के नियम नहीं देखे क्या? खाने का एक दाना भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर हमने ताकत नहीं जुटाई तो बाद में भागने की भी ताकत नहीं बचेगी। फिशर, तू इसे गले के नीचे कैसे उतार रहा है भाई? अरे थोड़ी अजीब सी महक है और गोश्त भी थोड़ा कड़ा है, पर यहाँ का यही लोकल जायका होगा, जैसे हमारे यहाँ की डिशेज होती हैं। रक्त सॉसेज और कच्ची मैरिनेटेड डिशेज, इनकी आदत पड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है भाई। क्या यह सच में इस भूत का भाई है? शायद यह इस खेल का कोई रोल हो। भाई क्या तुझे कुछ चाहिए? बॉस, मैं इनके लिए आया हूँ, नमस्ते। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमसे क्या काम है? अगला पीरियड पी का है। कोच चाहता है कि तुम कमजोर छात्र बेसमेंट के इक्विपमेंट रूम में जाकर बास्केटबॉल लेकर आने को कहा है। अब हम क्या करें यार? वो ईरी बिना किसी वजह के हमें ऐसे किसी फालतू काम पर तो नहीं भेजेगी। वहां नीचे जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। क्या हम वहां नहीं जा सकते? हम बोल सकते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिला। हरगिज नहीं। एक बार जब कोई ईरी सीधे हुक्म दे दे तो इसका मतलब है कि साइड क्वेस्ट का खतरनाक रूल एक्टिव हो चुका है। यार बात तो सही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब बचना मुमकिन ही नहीं है तो संभल कर चलना होगा। चलो साथ मिलकर चलकर देखते हैं। अरे भाई सुनो, मैं हूं डे। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मेरा नाम फिशर है। तुम भी यहाँ नए ट्रांसफर हुए हो ना फिशर भाई? हम अभी अभी आए हैं और स्कूल का रास्ता नहीं पता, तो क्या तुम बास्केटबॉल लाने में हमारे साथ चलोगे? कोई बात नहीं, हम सब क्लासमेट्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा उन्होंने सोचा था, ये एक खतरनाक मल्टीपल चॉइस ट्रैप है। उनमें से गिने चुने शायद सिर्फ एक ही खोपड़ी छूने के लिए सेफ है। गलत बॉल उठाई तो समझो पल भर में कोई भयानक शाप एक्टिव हो जाएगा और वो खोपड़ी तुम्हें जिंदा चबा जाएगी। ये बॉल बिल्कुल बेकार है, पूरी तरह से पिचक चुकी है, ठीक से टप्पा भी नहीं खा रही। क्या घटिया फील है फिशर। अरे शांत, आराम से यार, ये बॉल्स बहुत घटिया क्वालिटी की हैं। शायद यहाँ बहुत लंबे समय से पड़ी होंगी। छोड़ो भी, जैसे तैसे काम चलाते हैं। चलो दोस्तों, क्लास के लिए निकलो। आज का लेसन है बास्केटबॉल का मुकाबला। अभी अपने टीममेट्स ढूंढो और शुरू होने के लिए तैयार हो जाओ। डे, हम इसके साथ कैसे खेलेंगे? क्या ये सच में बास्केटबॉल खेल रहे हैं? ये तो हमें ही बॉल बना रहे हैं 1500 डिग्री पर। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है भाई। टीम बनाओगे? बिल्कुल रूममेट, आ जाओ हमारे साथ। इसी के साथ हम 3 हो गए। रुकिए, मैं ये सच में किसी ईरी के साथ टीम बना रहा है। पहला मैच ट्रांसफर स्टूडेंट्स वर्सेस डेविल स्क्वाड। अरे अरे भाई तुम यहीं रुको बस, मैं उधर वेंडिंग मशीन से पानी की 2 बोतलें लेकर आता हूँ। क्या हुआ? बहुत हो गया। कब तक ये ड्रामा चलाओगे? अरे तुम क्या कर रहे हो? आराम से बात करते हैं। आखिर क्या छुपा रहे हो तुम? यहाँ ऐसे घूम रहे हो जैसे स्कूल तुम्हारा बाप का हो। मुझे अभी सच बताओ, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इसके पास जरूर कुछ छुपाने को है। अभी भी पल्ला झाड़ रहा है। तूने चुपचाप हमें मौत के मुंह में जाते देखा और तू बस खड़े होकर मजे ले रहा था। चूंकि तूने हमारी मदद करने से मना कर दिया तो मैं भी तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। भाई तू मरा तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। आजकल के बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है यार। ओह, पहला मैच शुरू। आह 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 आह, थंडर। हम इसके साथ कैसे खेलें? हाँ हाँ, शानदार। क्या सॉलिड रिवर्स डंक मारा है या राउंड डेविल स्क्वाड के नाम रहा? अरे मैं तो उधर पानी लेने गया था और फिर भी यहाँ का शोर मुझे सुनाई दे रहा था। तुम लोग आसमान सिर पर उठाए चिल्ला रहे थे। लगता है मुकाबला बहुत खतरनाक था। मेरी कमजोर नजर की वजह से मुझे लगा कि कोच बस कोई ऐसा इंसान है जिसे नकली पंख लगाना पसंद है, कोई मस्कुलर बंदा जिसे फैंसी शौक चढ़ा है। अगला राउंड, मेरी बारी है। आ जाओ सेवन। विस्प भाई कैच करो। अरे भाई तुम कमाल हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने स्पोर्ट्समैन हो। ये सेवन के सिर पर हाथ फेर रहा है। क्या यह अपनी मौत को दावत दे रहा है? ओ भाई, कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। किसी पर हमला करना नहीं। तूने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? तुझे क्या जिसे चाहूं मारूं? ये ईरी सच में एक इंसान के लिए भिड़ने को तैयार है। यह कौन सा नया ट्विस्ट है? लड़ाई करनी है तो आ जा, फिर देखते हैं आज कि इस तथाकथित डॉन में कितना दम है। जब मरने का इतना ही शौक है तो तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। हाँ हाँ, अब मेरी बारी। अरे रुको 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 यार, हम सब क्लासमेट्स हैं। बास्केटबॉल का ही तो खेल है, इसे दंगा क्यों बना रहे हो? सब ठीक है, अब मैंने और मेरे भाई ने हाथ मिला लिया है और सुलह हो गई है। हुई ना बात? क्लासमेट्स को ऐसे ही रहना चाहिए। चलो फिर मैच आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैच शुरू हो चुका है और ये अभी तक उठे नहीं। अरे उन्हें छोड़ो, थक गए होंगे, आराम करने दो। चश्मे के बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने निशाना एकदम सही लगाया था, फिर बॉल बास्केट में क्यों नहीं गई? मुझे तो रिंग भी नहीं दिख रही। मैं ऐसे कैसे खेलूं भाई? तुम में से किसी के पास 1000 पावर वाला एक्स्ट्रा चश्मा है क्या? मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं और नया चश्मा अभी आया नहीं है। मैच के तुरंत बाद लौटा दूंगा। कसम से तोड़ूंगा नहीं, मेरे पास है।
मेरे पास एक एक्स्ट्रा जोड़ा है, 1500 डिग्री वाला, ये लो। ओ भाई, तूने तो दिल जीत लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तू सच में मेरा मसीहा है। कमजोर नजर की वजह से मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टूडेंट मेरी तरफ कुछ उछालेगा, पता नहीं क्या था वो, और उसने मेरा चश्मा फिर से तोड़ दिया। तुमने मेरा चश्मा फिर तोड़ दिया, मुझे इसके लिए सच में बहुत अफसोस है। चश्मा कितने का था? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं, रहने दो, सेवन गुस्से से पागल हो चुकी है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैच खत्म, टीम फिशर जीत गई, हम जीत गए। हम सच में जीत गए, कमाल कर दिया भाई, हम जीत गए। लो तुम्हारे लिए इनाम, मैं घर से लाई थी क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खेला। यह तुम्हारा इनाम है। बहुत मजेदार है, पसंद आया, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे पास चिप्स भी हैं, बीफ जर्की भी और चॉकलेट भी। खेलते वक्त तुमने बहुत एनर्जी खर्च की होगी, इसलिए ये सब तुम्हारा है। खाकर तगड़े हो जाओ, देखो कितने कमजोर लग रहे हो। ऐसा लगता है जरा सा छूने से ही टूट जाओगे, जरा सी हवा में बिखर जाओगे। तुम्हें थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। इन तीनों स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने आफत टाल दी है, लेकिन सेवन पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। तुम घायल हो, मेरे साथ क्लिनिक चलो। रुको, क्या चलो? इन्फर्मरी यानी क्लिनिक। कमबख्त, यह जगह भी नॉर्मल नहीं होगी, पर हमारे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। रूल नंबर 7 साफ साफ कहता है, कैंपस में जो भी घायल हो उसका इलाज क्लिनिक में ही होना चाहिए। तो चलो सिर्फ दवाई लेकर आते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत भाग जाना। सेवन उन तीनों स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं ईरी के क्लिनिक की तरफ। अंदर जाओ। हम अंदर नहीं जा रहे, चलेगा क्या? क्या हम अंदर जाने से बच सकते हैं? अंदर जाओ वरना यहीं मारे जाओगे। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि इन तीनों ने पहले उसे नाराज किया था, लेकिन सेवन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। पर स्कूल के खतरनाक रूल्स की वजह से वो उन्हें सीधे तौर पर मौत के घाट नहीं उतारती, बल्कि वो रूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाती है। अब वो तीनों उस डरावने क्लिनिक के अंदर कैद हो चुके हैं। यहां से बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। यही इकलौता रास्ता बचा है। क्लिनिक के अंदर अकेले छानबीन करते हुए उनमें से एक की नजर एक खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। वो अंदर कदम रखता है और एक डॉक्टर को देखता है। 3 ताजा मरीज आए हैं। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, हम बिल्कुल ठीक हैं, वो तो बस हल्की सी खरोंच थी और खून भी बहना बंद हो गया है। हमें क्लास में वापस जाना है, प्लीज बस हमें जाने दीजिए। दरवाजा खोलो, अभी खोलो, आ जाओ, सर्जरी करते हैं। सिर्फ सर्जरी से ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं, मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, और वो भी आरा यानी चेन साव से तो बिल्कुल नहीं। अरे आरी भी कोई सर्जिकल टूल होती है क्या? तुम्हारी हड्डियों के अंदर वायरस फैल चुका है यार। अगर इसे पूरी तरह नहीं निकाला तो आज रात तक तुम्हारा कीमा बन जाएगा। इसे सर्जरी नहीं, काटना कहते हैं। कौन करता है आरी से सर्जरी? एक घोस्ट डॉक्टर के लिए आरी से सर्जरी करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, समझे? डरो मत, जैसे ही मैं तुम्हारे पैर काटना शुरू करूंगा सारा दर्द गायब हो जाएगा। बातें मत बनाओ, जल्दी पैसे निकालो वरना तुम तीनों को रात का स्नैक बनाकर खा जाऊंगा। सर सर, जान बख्श दो, यही सारी जमा पूंजी है हमारे पास, रहम करो। इस बेकार कागज से मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे घोस्ट कॉइन्स चाहिए। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। हम भाई साहब घोस्ट कॉइन्स लाएंगे कहां से? जब पैसे नहीं दोगे तो फिर अपनी जान ही हवाले कर दो। ये लोग जानबूझकर पंगा ले रहे हैं, ये सीधे हमारी जान के पीछे पड़े हैं। हम बस इस रूल हॉरर से निकलने ही वाले थे। इन्हें शायद पता चल गया कि टाइमर खत्म होने वाला है, इसलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं हमें खत्म करने का। चलो अलग होकर भागते हैं, बस टिके रहो, और जैसे ही टाइमर खत्म होगा हम वापस लौट आएंगे। मुझे पहले ही पता था कि तुम भागने का प्लान बना रहे हो। चुपचाप अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। बताओ पहले किसे खाया जाए? अगर घोस्ट कॉइन्स नहीं दोगे तो फीस के तौर पर अपना मांस यहीं छोड़ जाओ। इन तीनों को भूत ने चारों तरफ से घेर लिया है। कौन इनसे घोस्ट कॉइन्स वसूल रहा है? खांसते हुए, मुंह से खून थूकते हुए कोई तो। प्लीज मुझे बचा लो, हे भगवान। एक बार किसी भूत को खून का स्वाद लग जाए तो शायद अगली बारी हमारी ही होगी। हमें यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमें बस टाइम खत्म होने तक जिंदा रहना है। इस रूल हॉरर में आने के बाद इन्हें घर लौटने के लिए बस आखिरी काउंटडाउन तक टिकना है। पर क्या भूत इन्हें इतना वक्त देगा भी? फिशर, मुझे बचा लो, सब लोग वहीं रुक जाओ। बीच में टांग अड़ाने वाला तू कौन है बे? क्या कर रहा है ये? स्कूल के पीछे गली में बच्चों को परेशान कर रहा है। कौन से क्लास का है तू? दिमाग का दही हो गया है क्या तेरा? हाथ नीचे कर, छोड़ मुझे। इस छोकरे की इतनी हिम्मत कि मुझ पर चिल्लाए। अभी कच्चा चबा जाऊंगा इसे चबा ले जाकर। अंधा है क्या बे? अरे भाई, यही तो वो है जिसने कोर्ट पर सीनियर की क्लास लगा दी थी और उसे सीधे ऊपर पहुंचा दिया था। पंगा लेकर मरना है क्या इससे? फिशर भाई, माफ कर दो यार, हमें पता नहीं था सामने कौन है, हमसे गलती हो गई। आज से तू हमारा बड़ा भाई है। हुई ना बात? क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे फालतू में नए बच्चों को परेशान करना बंद करो। हाँ हाँ बिल्कुल। लेसन सिखाने के लिए शुक्रिया फिशर भाई। रॉकी, हम अभी जाकर 1000 शब्दों का माफीनामा लिखते हैं और कसम खाते हैं कि कभी नए बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। निकल लो यहां से, चलो भागो। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना ये तो मुझे कच्चा ही खा जाते। अरे भाई, इसमें शुक्रिया क्या कहना।
स्कूल में बुलिंग देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बॉस। ये तारीफ तो बहुत छोटी है यार, वो सिर्फ बुलिंग नहीं थी, वो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसकी नजरों में ये खूंखार भूत और राक्षस कुछ और नहीं बल्कि स्कूल के बिगड़ेल लड़के हैं। सिनेरियो कंप्लीट। सभी जीवित खिलाड़ी 3 मिनट के अंदर यहां से बाहर निकले। आखिरकार हम किसी तरह बच ही गए। फिशर, ये सिनेरियो इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर तू चुपके से हर पल हमारी रक्षा नहीं करता तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थंडर आज से अपनी जान तेरे नाम करता है। रुको, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चलो भी यार, अब नाटक बंद कर फिशर। तेरे जैसे कमाल के स्किल वाले ने शायद इस घटिया सिनेरियो को अनगिनत बार पार किया होगा। हमारे साथ अभी चल, वरना बहुत देर हो जाएगी। निकलें? कहाँ जाएं? और कहाँ? अपने घर। आराम से गर्म पानी से नहाओ और सो जाओ। ऐसा मत कहो कि तुम्हारा इस मनहूस जगह पर रुकने का मन है। चलो घर चले। मैंने अभी अभी इस सेमेस्टर की फीस भरी है भाई। माना स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, पर मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? फीस? फिशर, क्या तू इस रोल में कुछ ज्यादा ही घुस गया है? ये कोई रोल नहीं है। मैंने सच में फीस भरी है और आंटी से वादा किया था कि स्कूल में अपने कजिन का ध्यान रखूंगा। फिशर, तू सच में कुछ नहीं जानता है ना? नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूल हॉरर? ये पूरी चीज एक रूल हॉरर सिनेरियो है। फिशर, मेरी बात ध्यान से सुन। यह कोई आम स्कूल नहीं है, यह एक रूल हॉरर सिनेरियो है। यहाँ सुपरनैचुरल ताकतें असली दुनिया से इंसानों को उठाकर एक खतरनाक गेम खेलने के लिए खींच लाती हैं। अरे भाई सुनो जरा, क्या तुम दोनों ने आजकल कुछ ज्यादा ही वेब नॉवेल पढ़ लिए हैं या फिर कोई गेम खेल खेले तुम्हारा भेजा फ्राई हो गया है? कौन से जमाने में जी रहे हो यार? हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए। बकवास बंद करो। दिखाई नहीं देता क्या? इसके माथे पर कुछ तो गड़बड़ है भाई। मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलने के बाद इसके दिमाग ने खुद को बचाने का कोई अजीब सा तरीका निकाल लिया है। क्या सच में ऐसा ही कुछ हुआ है? अब और कोई चारा नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सच में पागल है या नाटक कर रहा है? अगर हम यहाँ रुके तो जल्द ही मारे जाएंगे। इसे छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिशर, तू सच में हमारे साथ नहीं आ रहा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और मुझे रेन का भी ख्याल रखना है। चल जो भी हो, अगर आज रात तू ना होता तो हम जिंदा नहीं बचते। जाने से पहले ये छोटा सा गिफ्ट ले ले, हमें पूरी उम्मीद है कि ये तेरे काम आएगा। अरे वाह, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। हम सब क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। पर ट्रांसफर स्टूडेंट्स, भाई तुमने उसे अभी अभी कौन सा गिफ्ट दिया? मुझे ये सिनेरियो के एक कोने में मिला था, एकदम जबरदस्त नाइट विजन ग्लासेस, जिनका पावर इतना तगड़ा है कि पहनते ही आंखों के आगे पट्टी बंध जाए। छात्रों, एनुअल स्प्रिंग ट्रिप यानी वार्षिक सैर शुरू होने वाली है। आखिरकार एक ऐसा ट्रिप जहां हम खुलकर मस्ती कर सकते हैं। प्रोफेसर, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर, क्या इस बार भी हम पिछले साल की तरह इंसानों को खा सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने पूरे 1 साल से अपनी खाल नहीं बदली है यार। इस बार तो मैं सीधे शहर में जाकर दर्जनों ताजा और मुलायम इंसान चुनकर लाऊंगा। अरे वाह, कोई खास वजह है क्या? तुम सब इतने जोश में क्यों हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हर साल का स्प्रिंग ट्रिप एकदम फाड़ होता है। पता नहीं इस बार हमारी किश्तियां कहाँ रुकेंगी। समझा मैं, लगता है हमारा स्कूल स्प्रिंग ट्रिप की प्लानिंग हमेशा तगड़ी करता है। सब लोग चुप हो जाओ। किसने कहा कि इस बार हम शहर जा रहे हैं? प्रिंसिपल साहब का फरमान आ गया है। इस बार की मंजिल कोई सेफ शहर नहीं बल्कि खतरनाक ब्लैकवुड जंगल है। क्लास के बाद जब मैं हॉस्टल लौटा तो देखा मेरा रूममेट वसीयत लिख रहा है। अरे भाई, कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रही है क्या? क्लास खत्म होते ही रात के वक्त होमवर्क पूरा करने में जुटे हो रॉकी। यह होमवर्क नहीं है भाई, यह मेरी वसीयत है। क्या? यह सिर्फ ब्लैकवुड जंगल की एक कैंपिंग ट्रिप है यार। इसे ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे कोई आखिरी विदाई हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ब्लैकवुड जंगल कितना खौफनाक है। वहां की घास तक खून पीती है भाई। अगर जंगल का कोई जंगली राक्षस मुझे नूडल्स की तरह सूप में पी गया तो शहर में बैठे मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा। जंगल जाने से ही डर गया क्या? पर फिर भी सुरक्षित होने का खत लिखना बुरा आइडिया नहीं है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा शहर में क्या काम करते हैं? मेरे मम्मी पापा, अरे भाई वे कमाल के हैं। उन्हें हमारे स्कूल के टॉप ग्रेजुएट्स में से चुनकर खासतौर पर सिलेक्ट किया गया था। उनकी पोस्टिंग शहर के एक हॉस्पिटल में हुई है। ओ वाओ, कैंपस प्लेसमेंट मिल गया मतलब? ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि उन्हें वहां भूतों के रूप में तैनात किया गया था। हा हा हा, दोनों उस हॉस्पिटल में गर्दा उड़ा रहे हैं भाई। गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। आजकल ऐसे ईमानदार वोकेशनल स्कूल कहाँ देखने को मिलते हैं? पास होते ही नौकरी पक्की। वाह क्या बात है। पर किस तरह की नौकरियां? अरे भाई, तरह तरह की। हमारा स्कूल इलाके का सबसे नंबर 1 भूत सप्लायर है। नौकरियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ स्कूल और कुछ अम्यूजमेंट पार्कों में लगते हैं। हाँ भाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर एकदम सॉलिड हैं। और बस इतना ही नहीं, कुछ लोग सिटी बस चलाते हैं तो कुछ लिफ्ट गार्ड बनते हैं। हा हा हा, 2 क्लास पहले का एक सीनियर तो एकदम लीजेंड था यार। उसकी सीधी पोस्टिंग एक एरोप्लेन में हो गई। अब वो सीधा 30,000 फीट की ऊंचाई पर नौकरी करता है। उसका परफॉर्मेंस ग्राफ एकदम आसमान छू रहा है। दायरा सच में बहुत बड़ा है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है।
पायलट तक यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी साधारण सी लगती है, बल्कि थोड़ी पुरानी भी है। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे कर सकता है भाई? क्या ऐसे हुनर के लिए भी किसी कोचिंग की जरूरत पड़ती है? खैर जो भी हो, फाइनल एग्जाम पास कर लो। स्कूल नौकरी की पूरी गारंटी देता है। आज के जमाने में जो स्कूल नौकरी की गारंटी दे वही बेस्ट है। चलो जल्दी से थोड़ा आराम कर लो, अपनी ताकत बचा कर रखो। कल रात हमें ब्लैकवुड जंगल के लिए निकलना है। यहाँ की ताजा हवा एकदम गजब है यार। भले ही मेरी आंखें खराब हैं और साफ नहीं दिखता, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, इस बंदे में कुछ तो लोचा है। ये किसी भूत जैसा नहीं दिखता, पर किसी आम भूत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कसम से ऐसी खौफनाक जगह पर भी इसे सुकून मिल रहा है। हे भगवान, यह तो बहुत डरावना है। यह जगह कितनी भयानक है। हमें यह भी नहीं पता कि यहाँ भूत हैं या नहीं। अगर किसी से आमना सामना हो गया तो क्या होगा? अरे भाई, तुम खुद एक भूत हो कि नहीं? फिर तुम्हें भूतों से डर क्यों लग रहा है? ओ माय गॉड, मेरी गलती मेरी गलती। माहौल ऐसा जबरदस्त था कि मैं भूल ही गया था कि मैं भी एक भूत हूं, जबकि मेरे तीनों रूममेट्स अभी भी घने जंगल में घूम रहे हैं और ट्री एंड किंग को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे अनजान भूत झुंड बनाकर हमारे इलाके में घुस रहे हैं। चूंकि वे खुद चलकर आए हैं तो सबको मेरा भोजन बन जाने दो। अरे रैन, रात के इस वक्त इस जंगल में भटक रहे हैं। आखिर हमें जाना कहाँ है यार? हम यूं पूरी रात थोड़ी घूमते रह सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा था कि हमें बस ब्लैकवुड फॉरेस्ट से सीधे निकलते जाना है। अच्छा, अब समझा। यह पक्का स्कूल का कोई प्लान होगा। हमें रात को बीच जंगल में ले आए और नक्शा तक नहीं दिया। शर्त लगा लो, प्रोफेसर ने झाड़ियों और खंदकों में पहले से ही डरावने प्रॉप्स छिपा रखे होंगे और तभी घना लाल कोहरा छा जाता है। सारे स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं। अरे बचाओ, मुझे बाकी कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दूसरे भूत नहीं दिख रहे। कोई मेरी टांग खींच रहा है। यह अजीब है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? सब लोग बहुत तेज चल रहे हैं। रैन, तुम कहाँ हो? यह कोहरा बहुत घना है। मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा। लगता है खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। जंगल के राक्षसों से सबसे पहले रैन की भिड़ंत होती है। अरे अरे अरे, छोटी बच्ची, अच्छी बच्ची बन जा और मेरा स्नैक बन जा। लाल कोहरे की इस दुनिया में ब्लैकवुड फॉरेस्ट के राक्षसों से टकराने वाली सबसे पहली लड़की सेवन है। तुम कचरे के डिब्बे मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे फिशर को ढूंढना है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स को ट्री एंड किंग ने दबोच लिया है। सेवन ने पहले ही स्कूल में अपनी धाक जमा रखी थी, इसलिए इस ब्लैकवुड जंगल में एक छिपकली राक्षस भी उसके सामने पानी कम है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाकी भूत छात्र सूखे मांस की तरह ट्री एंड किंग की शाखाओं से लटके हुए हैं और उनकी ताकत चूसी जा रही है। आहा, जहां बाकी स्टूडेंट्स उसके शिकंजे में फंसे हैं, वहीं सेवन ने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया है। ट्री एंड किंग का एक जासूस मुझे देख लेता है क्योंकि मेरी आंखें बहुत खराब हैं और ऊपर से मेरा चश्मा भी टूट चुका है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिखता है। यहां तक कि हिलती हुई भूतिया डाल भी मुझे आम पौधे जैसी लगती हैं। इस ब्लैकवुड फॉरेस्ट में डालियां हर तरफ फैली हुई हैं। इन्होंने पूरा रास्ता रोक रखा है। इनकी कटाई छंटाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा है कि मैं समझदार हूं। यहां से निकलने से पहले मैं कैंटीन से एक कुल्हाड़ी उठा लाया था। पहाड़ी रास्ते बहुत खतरनाक हैं। बिना औजार के रास्ता साफ नहीं किया जा सकता। न जाने क्यों मेरे हाथ की यह कुल्हाड़ी लकड़ी को मक्खन की तरह काट रही है, या फिर यहाँ के पेड़ बहुत कमजोर हैं क्योंकि एक ही वार में कट जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने रास्ता रोकने वाले सारे भूतिया पेड़ों को काट डाला। मेरी इकलौती क्लीवर कुल्हाड़ी कहाँ है? किसने मेरी खानदानी जागीर चुराने की हिम्मत की? वह चीज लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकती है। भूतों का सफाया करने के लिए वह मेरा खास हथियार है। किसकी हिम्मत हुई मेरे हथियार को छूने की? चूंकि मुझे साफ नहीं दिखता, इसलिए मैंने इन भूतिया पेड़ों को आम डालियां समझ लिया और बिना सोचे समझे इन्हें काट डाला। जब मैं कुल्हाड़ी चला रहा हूं तो न जाने क्यों ब्लेड अजीब सी लाल चमक दे रहा है। मैं बार बार वार कर रहा हूं और सच में हाथ में बड़ा मजा आ रहा है। दो भूत छात्र ब्लैकवुड जंगल की सैर कर रहे हैं। यह जगह हमारे स्कूल की मोर्चरी से भी ज्यादा ठंडी है। यह एक घोस्ट ब्लूम फूल है। इससे ऐसी खुशबू आती है जिसे भूत रेसिस्ट नहीं कर सकते। मम, कितनी शुद्ध और स्वादिष्ट भूतिया ऊर्जा है। मैं इसे खाने जा रहा हूं। जैसे ही कोई पास आता है, फूल उस भूत को पूरा का पूरा निगल जाता है और पचा लेता है। किसी भूत को पचाने के बाद यह वही लुभावनी खुशबू फिर से छोड़ने लगता है। बचाओ, यह फूल तो असल में कोई राक्षस है। सेवन की दहशत इतनी ज्यादा है कि उसके सामने आने वाला हर भूतिया फूल डर के मारे सिमट जाता है। फिशर, तुम कहाँ हो? अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो मैं ये पूरा जंगल फूंक दूंगी। अलग होने के बाद से सेवन पूरे समय मुझे ही ढूंढ रही है। उधर ट्री एंड किंग की शाखाओं ने सेवन का पता लगा लिया है। वह उसे दबोचने और उसकी ताकत चूसने ही वाला है। अरे तुम सड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों, फिर से मेरे रास्ते में आ गए। ट्री एंड किंग आधिकारिक तौर पर सेवन पर हमला कर देता है। अनगिनत डालियां आंधी की तरह टूट पड़ती हैं। यह छितराव वाली चाल पक्का स्कूल ने हमारी सर्वाइवल स्किल्स परखने के लिए बनाई होगी, पर यह तो बस स्कूल की ट्रिप है। यह कितनी खतरनाक हो सकती है? मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, इसलिए मुझे लगा ये आम जंगली फूल हैं और मैंने बिना सोचे समझे इन्हें काट डाला। यहाँ का नजारा वाकई खूबसूरत होगा।
काश मेरे पास ठीक चश्मा होता। तीनों रूममेट्स निगले जा चुके हैं। देखते ही देखते लंकी गायब हो गया। कसम से इसने तो सच में मेरे रूममेट को खा लिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, बेवकूफ फूल। मैंने सोचा नहीं था कि लंकी के साथ तुम्हारा प्यार इतना गहरा है बेयर। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। ऐसे जंगली भूत के सामने कूद पड़े। प्यार मार गोली। उस छोटे पंख के अभी भी मुझ पर 500 घोस्ट कॉइन उधार हैं। वह तो यमलोक पहुंच गया। अब मुझे पैसे कौन देगा? उसे बाहर थूक, बाहर थूक। जंगल में छिपी ट्री एंड किंग की अनगिनत डालियां अब सेवन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लगता है सेवन की ताकत इतनी है कि वह ट्री एंड किंग को अपनी ओर खींच रही है। उधर मेरी तरफ मैंने देखा कि इन जंगली फूलों से गजब की खुशबू आ रही है। शर्त लगा लो, अगर मैं इन फूलों से मसाला बनाऊं तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। सेवन जंगल में और अंदर बढ़ती जा रही है। उसे अपने कई क्लासमेट्स मिलते हैं जिन्हें ट्री एंड किंग ने पकड़ रखा है और लगातार उनकी जान चूस रहा है। लगभग उसके सारे क्लासमेट्स पकड़े जा चुके हैं, पर सेवन उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उधर जैसे ही मुझे मेरा मसाला मिल गया, मैं भी जंगल में और अंदर बढ़ता चला गया। माना कि मुझे साफ नहीं दिखता, पर यहाँ का माहौल एकदम फुल ऑन है। इस स्कूल ट्रिप पर स्कूल ने पानी की तरह पैसा बहाया होगा। अचानक मुझे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। कमजोर नजर की वजह से यह एक खरगोश है, बहुत बड़ा वाला। मुझे यह बिल्कुल खरगोश जैसा दिखता है। मेरी नजर में यह ऐसा दिखता है। असलियत में यह ऐसा दिखता है। चूंकि मेरा मसाला पहले से तैयार था, इसलिए इस खरगोश का आना सोने पे सुहागा है। अभी एक सेकंड पहले तो यह शांत था। यह अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया? बढ़िया है। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। मानना पड़ेगा कि उन फूलों से जो मसाला मैंने बनाया है वह वाकई गजब का है। महज इसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आजकल वोकेशनल स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं है। कैंपिंग ट्रिप पर भी अपना खाना खुद ही शिकार करके लाना पड़ता है। सेवन जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही है। फूलों की पत्तियां मीलों दूर तक अपनी खुशबू फैला सकती हैं। खाने की शौकीन होने के कारण सेवन इसे तुरंत भांप लेती हैं। फिशर, तुम क्या कर रहे हो? रैन, जल्दी आओ, मैं यहाँ बारबेक्यू सेट कर रहा हूँ। मेरे तीनों रूममेट्स अभी भी घोस्ट ब्लूम से लड़ रहे हैं। सेवन अभी भी बारबेक्यू खा रही है। मंकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस जंगल की हर चीज पूरी तरह पागल कर देने वाली है। उधर देखो, वह लेजेंडरी क्रिम्सन फ्रेंजी मशरूम है। मैंने एक सीनियर से सुना था कि यह मशरूम सिर्फ वहीं उगता है जहां डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसे खाते ही यह तुम्हारे अंदर बर्बरता जगा देता है, जिससे डिमन किंग को भी फाड़ने की ताकत मिल जाती है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। अपने 500 रुपए के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा। मिल गया। खौफनाक मशरूम खाने के बाद बेयर की ताकत बेतहाशा बढ़ जाती है। उसे अचानक बेहिसाब ताकत मिल जाती है। वो सचमुच और ज्यादा ताकतवर हो गया है। अपने उधार के पैसों के जोश में बेयर इस वक्त रुकने वाला नहीं है। मेरे 500 रुपए वापस कर। कसम से मैंने अभी अपनी परदादी को मुझे हाथ हिलाते देखा है। तू जिंदा भी है या नहीं बेयर? तुझे हुआ क्या है? बकवास बंद कर। पहले वो 500 भूत सिक्के वापस कर। मैं नहीं चाहता कि तू किसी और फूल का निवाला बने। हा हा हा, ले इसका थोड़ा मजा ले। जब तक रेन और मैं बारबेक्यू का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे आसपास की जमीन और पेड़ हिलने लगते हैं, और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। सेवन मजे से खाने में लगी थी कि तभी उसे खतरे की आहट महसूस होती है। हाँ, कहाँ जा रहे हो रेन? गोश्त अभी अभी सिंग कर तैयार हुआ है। गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। तुझे अभी भी चाहिए? मेरे लिए पैक कर दे। बिल्कुल हाल बेहाल है। पूरी तरह से बैटरी डाउन है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर अंदर से खोखला हो गया हो। मशरूम का असर खत्म होते ही बेयर का हाल पूरी तरह बेहाल हो जाता है। उस एक मिनट में अपनी पूरी ताकत झोंक देने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलो यहाँ से निकलते हैं। यह जंगल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उधर सेवन अकेले ही खतरे की जड़ तक पहुंच जाती है। उसे कई मरे हुए पेड़ों के पहरेदार दिखाई देते हैं। खाना बीच में ही छूट जाने की वजह से सेवन इस वक्त गुस्से से आगबबूला है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने तय वक्त से 3 मिनट बाद मरना पड़ेगा। जरा देखूं तो सही कि इस सारे झमेले की जड़ आखिर है कहाँ? कहाँ छिपा बैठा है वो? डटे रहो यारों, मुझे इसकी बू आ रही है। बाकी सब लोग पक्का उसी तरफ होंगे। कैंपिंग का सबसे बड़ा नियम यह है कि गंदगी मत फैलाओ। रेन सच में ज्यादा तेज नहीं चल सकता। मुझे भी जल्दी करनी चाहिए, वरना प्रोफेसर फिक्र करने लगेंगे। इसलिए मैं बाकी ग्रुप की तलाश में आगे बढ़ता जाता हूँ। हा हा हा, एक और आ गया। ओए पुरानी लकड़ी के टुकड़े, क्या तू ही है वो जिसने मेरा खाना खराब किया? अरे ये तो हमारे सारे क्लासमेट्स हैं। तो यही है वो मशहूर ब्लैकवुड फॉरेस्ट ट्रिएंट। कहते हैं कि इंसान हो या भूत, एक बार इसकी शाखाएं तुम्हें जकड़ लें तो तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा पल भर में सोख ली जाती है। ट्रिएंट राजा मरे हुए पेड़ों के पहरेदारों की फौज बुला लेता है। तो अब वक्त आ गया है। तीनों रूममेट्स मरे हुए पेड़ों के पहरेदारों से भिड़ जाते हैं। अरे ये तो बहुत सारे हैं, इनसे पार पाना नामुमकिन है। दर्जनों थकान भरे राउंड्स के बाद सेवन की ताकत कम होने लगती है। अब वो भी थकने लगी है। आखिरकार वो 500 रुपए कभी वापस नहीं मिले। बस बात खत्म। अब वो बिल्कुल सूखा हुआ गोश्त बन चुका है। नमस्ते हा हा हा। सेवन और तीनों रूममेट्स ट्रिएंट राजा के चंगुल में फंस जाते हैं। जितना मर्जी तड़प लो, तुम सब मेरे लिए सिर्फ खुराक हो। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है।
लगता है आज की रात यहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी। और देखते ही देखते मैं भटकते हुए सीधे ट्रियंट राजा के इलाके में आ पहुंचा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रियंट राजा मुझ पर हमला करने वाला है। यह पुराना आग जलाकर कैंप लगाता है। अरे ये अजीब सी चीखने की आवाज कैसी है? काटना बंद करो। इसलिए मैं बार बार कुल्हाड़ी चलाकर उस लकड़ी को काटता रहता हूँ। भले ही मुझे बीच बीच में चीखें सुनाई देती हैं, पर मैं यही समझता हूँ कि यह स्कूल द्वारा लगाए गए डरावने साउंड इफेक्ट्स हैं। आहा, पेड़ का काम तमाम करने के बाद मैं उस लकड़ी से आग जलाने लगता हूँ। सीसी, जैसा मैंने पहले कहा था, फिशर वाकई कोई छिपा हुआ प्रो खिलाड़ी है। वो 1000 साल पुराना ट्रियंट राजा है। हमारी पूरी क्लास मिलकर भी उसके लिए एक निवाला नहीं बनेगी। बिल्कुल सही कहा। आज के बाद इस स्कूल में फिशर से पंगा लेने की सोचना भी मत। अरे यार, मैं कामों में इतना बिजी था कि जरूरी बात भूल ही गया। रेन, यह लो। यह खरगोश का टेंडरलॉइन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पहले ही पैक कर लिया था। पहले पेट में कुछ डाल लो। फिशर, मुझे अभी तुम्हारे लिए कुछ ताजा सेकने दो। यह कितना शानदार है। अभी अभी काटी गई लकड़ी की आग और उन अजीब फूलों के मसालों से खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। अरे वाह! अरे क्या हम भी यहाँ बैठ सकते हैं? अरे पूरी क्लास ही आ गई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। सब लोग थोड़ा बारबेक्यू लो और अपनी बैटरी चार्ज करो। मैं अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए पूरी क्लास के लिए खाना पकाने लगता हूँ। शर्माओ मत यारो, सबके लिए बहुत खाना है। हाँ, तुम सबने देखा फिशर ने जिस अंदाज में कुल्हाड़ी चलाई थी, वो वाकई कतई खतरनाक था। और वो खाना भी बना सकता है। जरा देखो जिस तरह वो सीखें पलट रहा है, कितने प्यार से। पता नहीं क्यों, पर मुझे कसम से अभी सेवन की खूनी नजरें महसूस हो रही हैं। चलो भाई, सब कुछ अच्छे से पक गया है। गर्मा गर्म खाने का मजा लो सब लोग। हाँ, जोश हो तो ऐसा। चलो भाई, लगे रहो। हम मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर इस साल की क्लास का 1/3 हिस्सा भी वापस लौट आया तो बहुत बड़ी बात होगी। रुको, इतने सारे लोग? प्रोफेसर, आप सब वाकई वापस आ गए। रिपोर्टिंग प्रोफेसर, हम वापस आ गए हैं। बहुत बढ़िया। ब्लैकवुड के जंगल को पार करने का मतलब है कि तुम सबने यह इम्तिहान पास कर लिया है। हमने इम्तिहान पास कर लिया? अरे बाप रे! तो यह कोई पिकनिक नहीं थी, यह तो इम्तिहान था। हे भगवान, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। तो यह एक टेस्ट था। स्कूल ने यह सब पहले से तय किया था। शांत हो जाओ सब लोग। अचानक यह इम्तिहान लेने का मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि तुम्हारी असल औकात क्या है। तुम सबको आगे चलकर खतरनाक हॉरर सिनेरियो में काम करना है। अगर तुम जंगल में जिंदा रहने की बेसिक चीजें नहीं संभाल पाओगे तो दूसरों को कैसे डराओगे? स्कूल के टारगेट्स कैसे पूरे करोगे, है ना? हमें अपनी स्किल्स सुधारने के लिए सच में बहुत मेहनत करनी होगी। अब जब सबने ब्लैकवुड जंगल का टेस्ट पास कर लिया है तो हम स्कूल की नाक नहीं कटने दे सकते। अब आगे सुनो। मेरे पास पूरे स्कूल की शान से जुड़ा एक ऐलान है। हमारे स्कूल को हेडक्वार्टर से खबर मिली है। अंतर्राष्ट्रीय भूत स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जब यह होगा, पूर्वी क्षेत्र की नाइट मार्च एकेडमी के छात्र और शिक्षक 3 दिन के एकेडमिक एक्सचेंज के लिए हमारे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल लौटने के ठीक अगले दिन से क्लासें दोबारा शुरू हो जाएंगी। फिशर, अरे यह तो आईवी है। क्या क्लासरूम के पीछे वाली गली में आकर तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है, सिर्फ हम दोनों को। जरूर, कोई बात नहीं। पक्की बात रही। आने वाला अंतर्राष्ट्रीय भूत स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम खौफ और जिंदा रहने की असली जंग है। पहला मुकाबला डर के लेवल पर होगा। जो अपने टारगेट को सबसे ज्यादा डरावने तरीके से डराएगा उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरा, हम भूतों की असली ताकत पर मुकाबला करेंगे। सीधी सी बात है, यह ताकत की सीधी लड़ाई है। जिस स्कूल की हार होगी उसे बतौर टैक्स 3 बड़े हॉरर सिनेरियो सौंपने होंगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस बार हमारे दुश्मन पूर्वी क्षेत्र का डेलीगेशन है। उनके भूतिया तरीके बेहद शातिर और बेरहम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हमेशा से बड़े घमंडी रहे हैं। वो हमारे ड्रैगन क्षेत्र के भूतों को कुछ समझते ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने खुद इस मामले में दखल दिया है। हमें यह एक्सचेंज मैच हर हाल में जीतना है। फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर, हम पूर्वी क्षेत्र वालों को धूल चटा देंगे। सुनो, जो हमने पहले तय किया था उसे भूल मत जाना, ठीक है? फिक्र मत कर आईवी, मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता हूं। मैं अभी उधर आ रहा हूं। जरा देखो तो सही, फिशर के तरकश में भी कुछ छुपे हुए तीर हैं। माना आईवी थोड़ी बातूनी है, पर वो क्लास की सुंदर लड़कियों में से एक है। वो साफ तौर पर तुम्हें दिलचस्पी रखती हैं। क्या इसके बाद चूमने का नंबर नहीं आना चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सिर्फ सीधे साधे क्लासमेट्स हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे ही मैं क्लासरूम से निकलता हूँ, मेरे रूममेट को अचानक कातिलाना इरादों की लहर महसूस होती है। अरे आईवी, मुझे ढूंढने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोई गड़बड़ है? कल रात के बारे में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकता। ओ छोड़ो भी, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। हम सब क्लासमेट्स हैं ना। ठंड बहुत थी तो मैंने सोचा लकड़ी काट लूं, आग जला लूं और कुछ खाना बना लूं। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बात इससे कहीं बढ़कर है। तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम कुल्हाड़ी चलाते हुए कितने कूल लग रहे थे, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम अब तक के सबसे खास, सबसे हैंडसम और सबसे भरोसेमंद लड़के हो जिससे मैं कभी मिली हूं। आईवी, तुम क्या फिशर, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। सच में बहुत पसंद करती हूं। अरे आईवी, यह थोड़ा अचानक हो गया है और सच कहूं तो इस वक्त मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं कि तुम दिखती कैसी हो।
अगर मैंने हाँ कह दिया तो यह सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, यह तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। तो कोई बात नहीं फिशर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम मुझे साफ देखना चाहते हो तो अभी मेरे और करीब आ जाओ, मुझे जरा गौर से देखो, इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, है ना? अरे मुझे अभी याद आया कि जाने से पहले उन ट्रांसफर छात्रों ने शुक्रिया के तौर पर मुझे एक तोहफा दिया था। जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा था, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, हमें उम्मीद है कि यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने उस वक्त उस पर एक नजर डाली थी और सोचा था कि यह चश्मा है, पर मैं इसे खोलना भूल गया था। इसे कहते हैं बिल्कुल सही वक्त। डे के पास इन चीजों की गजब की परख है। वो अच्छी तरह जानता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आईवी, अब मैं आखिरकार तुम्हें साफ साफ देखने वाला हूँ। हा 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 हा, क्या है सब, क्या चल रहा है? रेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेन, तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। मैं तो आईवी को बस कुछ दिन से जानता हूँ, मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं। भला मैं उसे क्यों पसंद करने लगा? ओह बढ़िया, जान में जान आई फिशर। ठीक है, मैं पहले वापस चलता हूँ। अगली बार जरा आराम से पकड़ा करो यार, तुमने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी थीं अभी अभी। तो क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में फिशर को पसंद करते हो? हा 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 हा, मैं उसे पसंद करती हूँ। हा हा हा, मैं तो उसकी दीवानी हूँ। उसकी खुशबू का एक झोंका मिलते ही मेरी रूह तक पिघल जाती है। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। छी यार, मैं उसे पूरा का पूरा निगल कर एक हो जाना चाहती हूँ। उसकी हड्डियां, उसका मांस, उसकी सांसें, सब कुछ सिर्फ मेरा होगा, ताकि हम हमेशा साथ रह सकें, कभी अलग न हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली हो यार। मैं तो बस उसका एक छोटा सा बाइट लेना चाहती थी और यहाँ तुम उसे पूरा ही निगल जाना चाहती हो। हा 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 हा, अरे देखो तो कौन वापस आ गया, खुद फिशर भाई। तो उस गली की हवा कैसी रही? बढ़िया और मीठी। और कैसी होगी? शायद कुछ ऐसी फिशर, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अरे बकवास मत करो यार। आईवी तो बस अपना शुक्रिया अदा कर रही थी, बस, और कुछ नहीं। हाँ, मैं तो उसे पूरा निगलने वाली हूँ। प्यार के बारे में तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। सब लोग आके देखो, फिशर आखिरकार मार्केट से आउट हो चुका है। अरे रेन, तुम वापस आ गए। सुना है कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है। अब नहीं करती? मतलब क्या है अब नहीं करती? आईवी ने अभी कहा कि उसका दिल बदल गया है और वो साल रिपीट करने के लिए बहुत दूर जा रही है। अच्छा, आजकल के युवा भी ना बस बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए है ना। डिलीवरी डिलीवरी, यहाँ कोई फिशर नाम का है? वो मैं हूँ फिशर। भाई तूने रहने के लिए कसम से गजब जगह चुनी है। जीपीएस के पीछे पीछे 30 किलोमीटर चलाया और फिर टायर पंचर हो गया, ऊपर से चेन भी टूट गई। मुझे कौन से भरे उस पहाड़ को पार करके आना पड़ा, हे भगवान। और हरी धुआं उगलने वाली उस बदबूदार झील को तैरकर पार करना पड़ा। भाई मैं 5 साल से डिलीवरी बॉय हूं, पर ऐसा ढूंढने से भी न मिलने वाला गांव कभी नहीं देखा। अगली बार इस पते पर कुछ मंगवाया ना तो एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। इसके लिए बेहद माफी चाहता हूँ। तकलीफ के लिए शुक्रिया भाई। यहाँ के पहाड़ी रास्ते सच में बहुत खतरनाक हैं। चलो ठीक है, मैं निकला। तुम्हारे इस गांव के लोग सब के सब इतने विकृत और डरावने क्यों दिखते हैं? आखिरकार वो आ ही गए। मेरा स्पेशल अल्ट्रा क्लियर चश्मा जो इतने भारी नंबर का बना है कि एक तरह से पट्टी ही समझो। यह जो डे और बाकी सबने कहा था वो सच था। यह मैंने क्या कर दिया? फिशर क्या हुआ? आ फिशर, तुझे क्या हो गया है? इधर आ जरा, हम भी तो देखें मेरे भाई। ये सब पागल हैं, सब के सब पागल हैं। वो लोग मजाक नहीं कर रहे थे। यह जगह सच में नर्क है। मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे वापस इंसानों की दुनिया में जाना होगा। आ फिशर, तुम ठीक हो ना? ग्रेजुएशन सेरेमनी बस शुरू होने वाली है, अब जॉब प्लेसमेंट का वक्त आ गया है। छात्रों, आज हमारी क्लास का आधिकारिक ग्रेजुएशन है। प्रिंसिपल साहब, चूंकि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब मैं अब घर जा सकता हूँ? मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। फिशर, तुम इस स्कूल के सबसे बेहतरीन होनहार छात्रों में से एक हो। अब जब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो तो जाहिर है तुम्हें सरकारी नौकरी की पोस्टिंग मिलेगी। स्कूल बोर्ड द्वारा सावधानी से समीक्षा करने के बाद बधाई हो। फिशर, तुम्हें शहर के कोने पर बने एस रैंक ईरी रूल हॉरर सिनेरियो में तैनात किया जाता है, वहां के रेजिडेंट बॉस के रूप में, यानी मुख्य बॉस बनकर। बिल्कुल सही। एक बार वहां पहुंचने के बाद तुम्हें उस सिनेरियो के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तुम्हारा मिशन उन सभी इंसानी खिलाड़ियों को खत्म करना है जो हिम्मत करके अंदर कदम रखते हैं। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह कौन सा बवास है बे? तुम चाहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर बनकर रूल हॉरर गेम में लोगों को डराऊं? मैं एक इंसान हूं मेरे ईरी कजिन। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो मनहवा हिंदी एनीमे यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।